है ना। देर इज अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अवर बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर मालूम क्या बोलते हैं, पूरी दुनिया को है ना। बायोस्फीयर, स्फीयर क्या मतलब क्या होता है कि स्फीयर गोला है ना, तो जो बायोस्फीयर बोले तो अपनी जिसके अंदर बायोलॉजिकल लाइफ पूरी एग्जिस्ट करती है उसको क्या बोलेंगे, बोल बायोस्फीयर। तो ये जनरल बात बोला कि भाई बहुत बायोडाइवर्सिटी है, ऐसा वैसा भी सारा यहाँ से यहाँ तक के पहले पैराग्राफ में कुछ भी याद करने जैसा नहीं है, पढ़कर छोड़ना है अपने। ठीक है, नाउ अ क्वेश्चन दैट अराइजेज इन अवर माइंड इज, आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेम केमिकल। अभी हमारे दिमाग में आता है कि यार जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने सारे हैं ना, क्या वो सब एक जैसे केमिकल से बने हुए हैं। ठीक है, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ये क्या क्या है, एलिमेंट और कंपाउंड है। एलिमेंट क्या बोलते हैं, जैसे तुमने पढ़े ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सारे क्या है, एलिमेंट है। और कंपाउंड उनसे मिलकर जो बनते हैं उसको क्या बोलेंगे, वो कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, तो ये कोई याद रखने वाला पॉइंट नहीं है। ठीक है, बस इसने सवाल किया क्या सारे सारे एक जैसे जैसे बने हुए करके है ना। तो हैव यू लर्न इन द केमिस्ट्री हाउ एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म। अब तुमने केमिस्ट्री में पढ़े हुए, बोलते हैं कि भाई कौन से कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट है, वो कैसा देखेंगे बोले ना, कि इस कंपाउंड में ये एलिमेंट है फिर कोई दूसरा एलिमेंट है, तो वो कैसे देखते हैं, तो केमिस्ट्री में पढ़े बोलते हैं। यू हैव लर्न इन केमिस्ट्री हाउ एलिमेंटल एनालिसिस इज परफॉर्म। इफ वी परफॉर्म सच एन एनालिसिस on a plant tissue, animal tissue, or a microbial paste, we obtain a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen, and several other and their respective content per unit mass of living tissue। तो क्या बोला, अगर यही सेम जैसे अपन बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल कोई केमिकल कंपोनेंट उठा लिया, कोई जैसे ये पानी है, ठीक है, अब उससे अपन देखना चाह रहे हैं कि इसमें कौन से एटम रहते हैं ना, तो इसमें हाइड्रोजन है और वाटर है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दो एटम है इसके अंदर। तो केमिस्ट्री में अपन इस तरीके से कुछ करते हैं, अलग अलग टेस्ट करते हैं। तो वही सारी चीज़ अगर अपन बायोलॉजी में अप्लाई करें, किस पर, इफ़ यू परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑन अ प्लांट टिश्यू, कोई प्लांट का एक टिश्यू ले ले, उसके ऊपर करे प्लांट टिश्यू, उसके बाद बोलो देखो प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, जैसे कोई एनिमल का पार्ट काट लिया, स्किन का पार्ट काट लिया, उसके ऊपर कर लिया एनिमल टिश्यू, और माइक्रोबियल पेस्ट, या फिर कोई बैक्टीरिया की स्लरी बना, एकदम पेस्ट बना, उसके ऊपर करे माइक्रोबियल पेस्ट। ठीक है, माइक्रोबियल पेस्ट, उसके बाद देखो, और वी ऑब्टेन माइक्रोबियल पेस्ट, वी ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट। तो फिर हमको क्या मिलेंगे, एक लिस्ट मिलेंगे एलिमेंट की। जैसे पानी है, तो पानी में पूछा पानी में क्या क्या है, तो हमने बोले हाइड्रोजन और वाटर, सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसी तरीके से जब मैं इनका एनालिसिस करूँगा, किसी प्लांट टिश्यू का, माइक्रोबियल पेस्ट का, तो कुछ लिस्ट मिलेंगी एलिमेंट्स की, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये वो इस तरीके से। ठीक है ना, तो मेनली उसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन रहेगा, है ना, तो इसलिए तो ऑर्गेनिक बोलते हैं उसको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बोलते हैं, वो कार्बन की केमिस्ट्री है ना, कार्बन और हाइड्रोजन की केमिस्ट्री उसके बगैर अधूरी रहती। तो हाँ, और नहीं, हाइड्रोकार्बन एक अलग चीज़ हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोले तो जो ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो जो कंपाउंड मिलते हैं उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसमें मेनली दो चीज़ें रहती है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। क्योंकि देखो प्लांट ने क्या फिक्स करा था, CO2, कार्बन ही फिक्स करा था ना, मेन क्या चीज़ थी, कार्बन थी। तो इसलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अब प्लांट ही से तो सारे गए ना, प्लांट ही खाते हैं ना अक्सर। प्लांट को देखो एनिमल खाते हैं, फिर एनिमल को कार्निवोर्स खाते हैं, इस तरीके से चलती रहती है लाइफ साइकिल पूरी। तो जनरली कार्बन मेन रहेगा सबसे, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा कार्बन ही रहेगा, बहुत मेन रहेगा कार्बन। ठीक है, बस समझ में। चलो, मेन एलिमेंट कार्बन है उसका। तो ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरा बायोमोलिक्यूल हमारा किसके इर्द गिर्द घूमेगा, कार्बन के। ठीक है, चलो, तो बोले कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, सेवरल अदर अपने को मिल जाएंगे, एक लिस्ट मिलेंगी, देयर रिस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ लिविंग टिश्यू। अब देखो, एंड देयर रिस्पेक्टिव कंटेंट, फिर अपने को मालूम पड़ेगा। जैसे मैंने बोला पानी है, अभी पानी है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम पानी में से हाइड्रोजन का मास कितना है, 10 ग्राम पानी में से ऑक्सीजन का मास कितना है, तो इसको बोल रहा हूँ कि देयर रिस्पेक्टिव कंटेंट, यानी उनका स्पेसिफिक कंटेंट कितना है। जैसे इस पानी में हाइड्रोजन का स्पेसिफिक कंटेंट हो गया, तो उसका रिस्पेक्टिव कंटेंट हो गया। ये पानी है, तो इस पानी में से हाइड्रोजन कितना मैटर ऑक्यूपाई कर रहा है, हाइड्रोजन कितना मास ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, देयर रिस्पेक्टिव कंटेंट, यानी उसका कितना है ऐसा। पर यूनिट मास, एक यूनिट मास में अगर देख, जैसे अपन बोले ना 1 किलो के अंदर, फॉर एग्जांपल अपन कोई 1 किलो कुछ भी ले ली, जैसे अपन बनाते ना, जैसे अपन ने ले लिया वो गारा बनाते अपन, ये सीमेंट रेती का, तो अपन ने बोले चलो 1 किलो अपना गारा है, उसके अंदर कितना सीमेंट है, कितनी रेती है, कितनी गिट्टी है। तो अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल उसके अंदर सीमेंट कम है थोड़ा, है ना, मान लो उसके अंदर बहुत से बहुत 1 किलो है अपना, तो उसमें सिर्फ कितने 125 ग्राम सीमेंट है, बाकी गिट्टी का बता कितना, आधा किलो गिट्टी है उसके अंदर, बाकी पूरी मिट्टी रहती है उसमें। तो इस तरीके का कंटेंट, तो हर किसी का एक स्पेसिफिक कंटेंट होगा, तो एक यूनिट मास के अंदर। तो उस तरीके से अपन टिश्यू में भी देखते हैं, अगर 1 ग्राम कोई टिश्यू उठाए तो उसमें कितना कार्बन होगा, कितना ऑक्सीजन होगा, कितना हाइड्रोजन होगा, तो इसको बोलते हैं हाँ, पर यूनिट मास, यानी 1 ग्राम के रिस्पेक्ट। ठीक है, 1 ग्राम के रिस्पेक्ट।
तो ये कुछ नॉर्मल लाइन है समझाने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, ठीक है। अदर हैंड irrespective content per unit mass of the living tissue if the same analysis is performed on a piece of earth crust, अगर हम बोलते सेम एनालिसिस परफॉर्म करे काय पर ऑन अ पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट उठाए, जमीन मट्टी का टुकड़ा उठाए उसके ऊपर करे, है ना, अर्थ क्रस्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग मैटर, जो क्या है नॉन लिविंग मैटर है, तो वी ऑब्टेन अ सिमिलर लिस्ट, तो उसमें भी अपने को लिस्ट सिमिलर ही मिलेगी। देखो कार्बन तो कहीं पर भी कार्बन है ना, कार्बन तो हर जगह कार्बन है, हाइड्रोजन तो हर जगह हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन हर जगह नाइट्रोजन है, फास्फोरस हर जगह फास्फोरस है। तो अल्लाह ने जो जितनी सारी चीज़ें बनाई वो 118 एलिमेंट से बने, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। फर्क कितना रहेगा कि अपने अंदर कुछ चीज़ें ज़्यादा रहेंगी, जैसे अपने अंदर कार्बन ज़्यादा है, मिट्टी में कार्बन कम रहेगा, उसमें सिलिकॉन ज़्यादा रहेंगे, समझे ना। हाँ, अपने वाटर ज़्यादा है, मिट्टी में वो कंपोनेंट कम रहेंगे, उसमें ऑक्साइड्स रहेंगे, वाटर के अलग फॉर्म में रहेगा, यानी एलिमेंट वही रहने वाला है, चीज़ें वही है, बस वो अलग अलग प्रपोर्शन में, हाँ अलग अलग प्रपोर्शन में, है ना। तो इसलिए तो बोले ना अपने क्या बोलते कि इंसान मट्टी से बना है, वो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि मट्टी में जो कार्बन मिलता वो इंसान की बॉडी में कार्बन वही है ना, और जो हाइड्रोजन मट्टी में मिलता वो अपनी बॉडी में भी गया, तो वो एकदम फील नहीं आ रहा था पहले, क्या था इंसान कैसा मट्टी से बने हुए, अपन को लगता है ये तो मट्टी है। तो ये एक्चुअली बेसिक है उसका बायोमोलिक्यूल, कि अल्लाह ने जो सारी चीज़ें उठाई, कार्बन कहाँ से ले गया, मट्टी से ही, मट्टी में ही है ना कार्बन, सारी चीज़ें। प्लांट को कहाँ से मिलता है, एटमॉस्फेयर से या फिर मट्टी से। जितने मिनरल जितने का प्लांट यूज़ करता है वो कहाँ से लेता, या तो मट्टी से लेगा या तो फिर एटमॉस्फेयर से लेगा। एटमॉस्फेयर में किसने गया, अपन ने रिलीज करके वो एटमॉस्फेयर में गया। तो इसीलिए बोला जाता कि इंसान किस चीज़ से बने हुआ, मट्टी से, यानी मट्टी में जो कार्बन है वो अपने अंदर भी है, मट्टी में जो हाइड्रोजन है वो अपने में भी है, मट्टी में जो ऑक्सीजन है वो अपने में भी है, तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, मट्टी से बने, ऐसा है उसका प्रूफ, ठीक है। तो सेम वो बोल रहा है कि कार्बन सेम ही रहेगा, लेकिन फ़र्क काय में रहेगा, मट्टी में, हाँ ऑर्गेनिक में और अनऑर्गेनिक में कोई चीज़ यहाँ पर ज़्यादा रहेगी, कोई चीज़ यहाँ कम रहेगी, यहाँ कोई चीज़ ज़्यादा रहेगी यहाँ कम रहेगी, इस तरीके का फर्क है। इफ द मास एनालिसिस इज परफॉर्म ऑन अ पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट, हाँ एज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग मैटर वी ऑब्टेन अ सिमिलर लिस्ट, हमको क्या मिलेंगी, सिमिलर लिस्ट मिलेगी। तो अगर उसने पूछता है, देखो अगर अपने को तुमको पूछता है कि बोलता कि अगर अपन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों चीज़ों का अगर वो करें एनालिसिस करें तो क्या हमारे को लिस्ट सिमिलर मिलेंगी एलिमेंट की, हाँ। तो देखो याद रखना सिमिलर लिस्ट, बट क्या बोलेंगे अपन, हाँ सिमिलर लिस्ट यानी लिस्ट तो वही रहेंगे ना यार, कॉम्पोनेंट एलिमेंट तो वही रहने वाला है, तो सिमिलर लिस्ट, लेकिन क्वांटिटी अगर पूछता है तो वो अलग, हाँ क्वांटिटी डिफरेंट, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है बस इतने पूरे प्रयास में, ठीक है। सिमिलर लिस्ट क्वांटिटी डिफरेंट, लिस्ट सिमिलर रहेंगी, एलिमेंट सेम ही रहेंगे, लेकिन क्वांटिटी अलग अलग रहेंगी। हाँ, व्हाट वाज द डिफरेंस, लेकिन फिर डिफरेंस क्या हो गया, अब वही पूछ रहा ना, अगर भाई लिस्ट सिमिलर है तो उसका मतलब बेजान जानदार तो फिर एक ही हो गया ना, फिर फर्क क्या है, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट इन एब्सोल्यूट टर्म्स, अगर हम हकीकत में बात करें, एब्सोल्यूट टर्म में बात करें, नो सच डिफरेंस कुड बी मेड आउट, यानी कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा तुमको, यानी कार्बन तो कार्बन ही है। बोलना क्या चाह रहा हो कि कार्बन में कोई फर्क नहीं दिखेगा, वहाँ का मिट्टी में का जो हाइड्रोजन है, अपनी बॉडी का जो हाइड्रोजन है उसमें कोई डिफरेंस नहीं, मट्टी में जो ऑक्सीजन मौजूद है, अपनी बॉडी में जो ऑक्सीजन मौजूद है उसमें कोई डिफरेंस नहीं। फर्क क्या रहेगा कि वहाँ पर कोई चीज़ कम ज़्यादा रही, वहाँ पर कोई चीज़ अगर ज़्यादा रही तो हो सकता है अपनी बॉडी में कम हो, अपनी बॉडी में ज़्यादा है तो वहाँ पर कम हो, तो ये क्वांटिटी का फर्क रहेगा, ठीक है। तो नो सच डिफरेंस है ना, ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेम इन द सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ लिविंग। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे के पूरे 118 के 118 अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं तो अपनी बॉडी में भी 118 मिलेंगे, ऐसा नहीं रहता है। कुछ एलिमेंट एब्सेंट भी रहते हैं, कुछ अपनी बॉडी में रहती है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड का कॉन्सेंट्रेशन अपनी बॉडी में बहुत कम है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अपनी बॉडी में बहुत कम है, तो वो नहीं भी रहेंगे ना, है ना। ज़रूरी नहीं कि पूरे के पूरे उसमें मिलेंगे, पूरे के इसमें मिलेंगे, कुछ कुछ कम उसमें कम ज़्यादा रहेंगे, कुछ इसमें कम ज़्यादा रहेंगे, लेकिन मकसद ये है बोलने का कि एलिमेंट हमेशा सेम रहे। कार्बन वहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, हाइड्रोजन वहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ही रहे, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि वो जो लिस्ट रहेंगी पूरी वो सारी सेम रहेंगी, बोलता ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ living tissue. However, a closer examination reveals that the relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other elements is higher in any living organism than in earth crust. यानी अगर हम रिलेटिवली देखें, रिलेट में कि बाकी एलिमेंट से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा है, तो कौन सी ज़्यादा रहेंगी, हाइड्रोजन और कार्बन। काय में, लिविंग में, हाँ लिविंग में रहेंगी, बस खत्म। मतलब ये हाइड्रोजन में, लिविंग में अगर देखिए हाइड्रोजन और कार्बन ज़्यादा रहेंगे कंपेयर टू
बिल्कुल। अपन ऑर्गेनिक है ना, मतलब पूरा ऑर्गेनिक मैटर। हाँ, ऑर्गेनिक मैटर इसीलिए बोल रहे हैं। देखो ऑर्गेनिक अपने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम रखा गया ना, जिसमें अपन स्पेसिफिकली कार्बन, हाइड्रोजन और उससे रिलेटेड, यानी कुछ हो ना हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन तो होते ही होते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ते हैं ना अपन, ऑर्गेनिक नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि वो उस जैसे कंपाउंड अपनी बॉडी में मिलते थे, समझे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बन हाइड्रोजन की केमिस्ट्री। अगर सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन बोल देंगे तो वो हाइड्रोकार्बन बन जाता है। तो इसलिए कार्बन, हाइड्रोजन और उससे रिलेटेड दूसरे एलिमेंट की केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो उसमें नहीं आना है, अपने को समझना है इतना। लिविंग क्या बोले अपने, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कार्बन और हाइड्रोजन बनिस्बत दूसरे एलिमेंट के ज्यादा रहते, खत्म हो गए पॉइंट, ठीक है। समझो अपने एटमॉस्फेयर में भी देखो वो जो कंपेयर कर रहा है ना, जैसे अपनी बॉडी को कंपेयर कर रहा अर्थ क्रस्ट से, तो पूरे से नहीं कर रहा। वो कैसे कंपेयर कर रहा है कि 1 ग्राम का टुकड़ा लिया तुमने अर्थ क्रस्ट का, मट्टी का, ठीक है ना, और 1 ग्राम का टुकड़ा लिया अपनी बॉडी का, तो दोनों में क्या क्या है कम हो रहेंगे लिस्ट। और एटमॉस्फेयर की बात करें तो उसमें तो सिर्फ गैसेस रहती है, उसकी तो बात ही नहीं करते, समझे। हवा में क्या है, सिर्फ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है ना, 78%, 21% ऑक्सीजन है, बाकी 1% में सारी गैसेस है। तो उसका तो चक्कर ही छोड़ दो, वो तो अलग ही हो गया, ठीक है ना। मेन चीज़ क्या है, अर्थ क्रस्ट और अपनी बॉडी। तो दोनों का अगर हम 1-1 ग्राम का टुकड़ा उठाए तो उसमें लिस्ट ऑफ एलिमेंट सेम रहेंगे, बस रिलेटिव जो अबंडेंस है उनका, अबंडेंस यानी कितना पाया जा रहा है, तो वो डिफरेंट रहेंगे। समझ में आ रही है बात। क्या वो बोला ना उसने, हाँ, रिलेटिव अबंडेंस डिफरेंट रहेगा बोला उसका। एलिमेंट सेम रहेंगे लेकिन कम ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर अब इतने पूरे पैराग्राफ में आगे का जो पैराग्राफ है उसमें क्या पढ़ने वाले अपन कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने को देखना है कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, तो किस तरीके से देखेंगे अपन, है ना। 2 तरीके रहते हैं। एक तो रहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की एनालिसिस करना है अपने को, ऑर्गेनिक चीज़ों की, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, कूट देंगे उसको, कूट देंगे, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में डाल देंगे और फिर देख लेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल अलग अलग। लेकिन अगर अपने को इनऑर्गेनिक चीज़ों की स्टडी करना है, कौन सी चीज़ों की, इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक चीज़ों की स्टडी करने के लिए क्या करते हो, जैसे अपन बोले तो ऑर्गेनिक चीज़ें कितनी बनी हुई, प्लांट से आती सारी चीज़ें। तो प्लांट 2 चीज़ों से ग्लूकोज बनाता, कौन से, पानी और CO2, 2 चीज़ों से। तो अगर हम कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ को जलाते, जैसे कपड़े को जलाती, तो तुमने देखे कपड़ा पूरा जल गया तो क्या बचती है राख में, राख, है ना। वो राख में क्या रहता है एक्चुअली, वो राख में रहता है देखो कपड़ा जब जलता ना तो तुमको धुआं निकलते दिखता है ना, धुआं निकलते दिखता। तो उस धुएं में 2 चीज़ें रहती, कार्बन हाइड्रोजन नहीं, उसमें रहता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरी चीज़ रहती है वाटर के वेपर्स। आप देखे ना वाटर वेपर्स, हाँ वाटर वेपर्स। तो मतलब इसका अब तुम ऐसा धुआं तुम बोलेंगे इवेपोरेट हो जा रहा। हाँ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिस चीज़ से लिया गए थे अपन ने, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 चीज़ इस्तेमाल करे थे, एक CO2 और एक वाटर। तो उसी दोनों में वो कन्वर्ट होकर उड़ जा रहा। तो तुम्हारा कार्बन पूरा चलेगा, हाइड्रोजन पूरा चलेगा। तो जब कार्बन और हाइड्रोजन ही नहीं रहा तो किधर से भी ऑर्गेनिक रही कोई चीज़ नहीं रही। तो इनऑर्गेनिक चीज़ें, अगर फॉर एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक में क्या था, जैसे सिलिकॉन कितना है तुम्हारी बॉडी में, फॉस्फोरस कितना है, और उसके बाद देखो कार्बन भी चलेगा, ऑक्सीजन भी चलेगा और हाइड्रोजन भी चलेगा, ये तीनों चीज़ें चलेगी। CO2 है ना, CO2 और H2, तो कार्बन पूरा रिलीज, ऑक्सीजन पूरा रिलीज और हाइड्रोजन पूरा रिलीज। अब बच क्या गया, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम कितना है, पोटेशियम कितना है, मैग्नीशियम कितना है, फॉस्फोरस कितना है। तो हाँ, ये इनऑर्गेनिक चीज़ों को स्टडी करने के लिए अपन राख की स्टडी करते हैं, समझे ना। जैसे अपने को कोई प्लांट मिला, अब अपने को देखना है कि उसके अंदर कौन से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, तो प्लांट को जला दो, जलाने में क्या होगा, उसका कार्बन, उसका हाइड्रोजन, उसका ऑक्सीजन चले जाएंगे, बस ये 3 चीज़ें जाएंगी, बाकी सारा नीचे बच जाएगा। तो नीचे राख में क्या करेंगे, सब चीज़। इन सोचो तुम जलाने पर कितना हो जाता, अपना कपड़ा जलाओ कितने होता, इतने ही निकल जाएंगे राख। इतना बड़ा कपड़ा भी जला दो, इतनी राख मिलेगी बहुत सब। तो इसका मतलब इतना बड़ा जो था वो सारा का सारा कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही था, बाकी जितना इनऑर्गेनिक था वो इतना ही था उसके अंदर। समझ रहे ना बात तुम ये। तो यही डिफरेंस है। वाटर तो अपन बोलते हैं ना अपनी बॉडी के अंदर 70% वाटर है, तो वाटर पूरा चले जाएगा। फिर वो हर प्लांट ले लो, प्लांट की बॉडी में भी कितना रहता है, 70% वाटर रहता है। तो क्या रही, राख बच जाती है, वो इनऑर्गेनिक चीज़ें रहेंगी जो अर्थ में पाई जाती है ना जनरली। अपन जो बोले ना, जैसे अर्थ क्रस्ट के अंदर एलिमेंट की लिस्ट सेम थी लेकिन अमाउंट अलग अलग था। तो अर्थ में ज़्यादा क्या पाया था, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, हीरा दी पाई जाती। हाँ, राख, हाँ ये डालते तो वो है ना, देख जाकर एक ही पुटली में इतना बड़ा इंसान 50 किलो, 70 किलो, 70, 80 किलो, 1 क्विंटल का, और जब उसकी राख निकालते अस्थियाँ बहाने के लिए कितनी निकलती, एक लोटा भर के। हाँ बस, हाँ वो लकड़ियों का भी आया था उसके अंदर। तो फिर भी समझ में आ रहा है तुमको। तो अपन ये बेसिक बात करें कि 2 चीज़ें देखें, एक ऑर्गेनिक चीज़ों की स्टडी करने के लिए और एक इनऑर्गेनिक चीज़ों की। तो इनऑर्गेनिक की स्टडी करना है तो जला के करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक का एनालिसिस करना है तो ये ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड में खुद कूट के कर लो, ठीक है। चलो अब आओ इधर। वी कैन कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म।
अपन अब जैसे रोते बैठे बोलते कि नहीं कौन से मिलते हैं हमको बताओ है ना। चालू है हमारा आस करना, कंटिन्यूअसली पूछ रहे हैं हम कि नहीं कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है हमको मालूम नहीं, हमको बताओ है ना। हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर, टू गेट एन आंसर वन हैज़ टू परफॉर्म अ केमिकल एनालिसिस। तो हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग, अब इसका जवाब ढूंढने के लिए कौन कैसा जाएगा, ये ठीक है बोलने का तरीका है भाई। अब कैसा ढूंढेंगे तुम जवाब, इस क्या जवाब रहेगा इसका। अब कोई अगर किसी को जवाब ढूंढना है इसका तो क्या करे वो, है ना। टू गेट एन आंसर वन हैज़ टू परफॉर्म, अब वो खुद ही बता रही, पहले क्या पूछी अब तुमसे पूछ लिया कि बताओ कैसा ढूंढेगा, फिर वो खुद ही बता रही कैसा ढूंढेगा, ठीक है। वन हैज़ टू परफॉर्म अ केमिकल एनालिसिस, तुमको क्या करना पड़ेगा, एक केमिकल एनालिसिस करना पड़ेगा जिसमें पता चलेगा ये लिविंग। हाँ सुनो, वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, हम क्या करेंगे कोई भी एक लिविंग टिश्यू उठाएंगे, ये तुम्हारा पड़े हुआ है ना, वेजिटेटिव दे दो, वेजिटेबल हो सकता, पीस ऑफ लीवर, कुछ भी हो सकता है, एंड ग्राइंड इट इन अ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अभी एक सॉल्यूशन है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड तुमको याद रख लेना है, ये सॉल्यूशन है। तो इतना पूरा 4 लाइन में पड़े ना, उसमें से क्या पूछेगा तुमको, बताओ कौन से सॉल्यूशन के अंदर तुम क्या करते, ऑर्गेनिक चीज़ों का एनालिसिस करते, तो क्या बोलेंगे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, CL3COOH, ठीक है, CCOOH, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। यूजिंग अ मोर्टर एंड अ पिस्टल, तो सिल बत्ता मालूम है ना, या फिर जो खल बत्ता बोलते हैं उसको खल बत्ता, हाँ बस वही छा, मोर्टर एंड पिस्टल क्या में करेंगे, मोर्टर पिस्टल के अंदर, ठीक है, खल बत्ते में, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, मोर्टर पिस्टल, ठीक है। तो ये पूछ लेंगे डायरेक्ट, तो मतलब बहुत रेयर है, तो इतना नॉर्मल चीज़, इतनी बड़ी चीज़ें ऑर्गेनिक पूछने के लिए उसका भी तो ये नहीं पूछता फिर भी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है वही देख रहे हैं ना वो सिर्फ, ठीक है। तो वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी यानी गाड़ी अपने को क्या मिलेंगी, स्लरी मालूम है ना, चटनी, तो गाड़ी चटनी मिलेंगी। इफ़ वी वर टू स्टेन दिस, अगर हम इसको कलर करें, दिस थ्रू अ, हाँ इसको स्टेन मतलब तो छानना होगा है ना, छान लेंगे उसको पूरा। तो वी वर टू स्ट्रेन दिस थ्रू अ चीज़ क्लॉथ, तो देखो तुमने चीज़ बनाते, वो चीज़ निकालते, दूध फिल्टर करते, उसमें एकदम बारीक सा एकदम पतला सा कपड़ा आता कॉटन का, है ना, ताकि उसमें बराबर चीज़ निकल सके, वैसा बंद करते, तो उसको बोलते चीज़ क्लॉथ, तो मुझे बात। तो चीज़ निकालने के लिए, चीज़ बनाने के लिए जो क्लॉथ यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं वो, चीज़ क्लॉथ। और कॉटन का कपड़ा है ना, वही रहता है कॉटन, और कॉटन वी वर ऑब्टेन 2 फ्रैक्शंस। चलो तो तुमको रट लेना है, ठीक है ना, इसलिए जो कंपाउंड्स रहेंगे। चलो, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड यूजिंग अ मोर्टर पिस्टल वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी, इफ वी वर टू स्टेन दिस थ्रू अ चीज क्लॉथ और कॉटन वी कुड ऑब्टेन 2 फ्रैक्शन, वन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, जो फिल्टर हो गया है ना, फिल्ट्रेट, और दूसरा क्या है, और मोर टेक्निकली द एसिड सोल्यूबल पूल, जो एसिड में घुल गया, एसिड में घुल गया है ना, एसिड सोल्यूबल पूल, एंड द सेकंड द रिटेंटेड। देखो ये चीज़ें याद रखना है, क्या क्या बोले अपन ने, देखो फिल्ट्रेट बोल रहे अपन, है ना, फिल्ट्रेट यानी क्या होता है, जो घुल गया, फिल्टर हो गया, तो देखो वन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, मोर टेक्निकली एसिड सोल्यूबल पूल। तो ये पूछ लेंगे कि भाई एसिड सोल्यूबल किसको बोलते हैं, फिल्ट्रेट को, कि रिटेंटेड को। तो ये याद रखना है कि फिल्ट्रेट को क्या बोलते हैं, एसिड सोल्यूबल पूल बोलते हैं, यानी उस एसिड में घुल गया ना, तुमने जो चीज़ ली उसमें घोल दिए तो उछल के नीचे आ जाएगा, समझ रहे ना। ये शरबत बनाते हैं, शरबत देखे तो पानी में क्या चीज़ घुल जाती है, तुमने नींबू डाले, नींबू निचोड़े, तो नींबू के साथ में उसके क्या चले गए, बीजे भी चले गए, और तुमने शक्कर डाले थे, और थोड़ा सा जो डालते रसना वसना सब डाले, ठीक है। अब तुमने उसको छाने, तो पानी के साथ में क्या घुला था, शक्कर, नमक। हाँ, नींबू के बीजे घुले थे, नहीं घुले थे, तो नींबू के बीजे जाएंगे क्या, जब तुम छानेंगे तो पानी के साथ में क्या चले जाएगा, शक्कर, नमक, वो सारी चीज़ें चल जाएंगी जो पानी में घुल गया। तो इसी तरीके से एसिड सोल्यूबल पूल यानी एसिड में क्या घुल जाएगा, जो छोटी छोटी चीज़ें जो घुल गई वो अंदर चली जाएंगी, वो फिल्टर हो जाएंगी, लेकिन हाँ माइक्रोन्यूट्रिएंट, लेकिन जो ऊपर रह जाएंगे वो क्या रहेगा, वो एसिड, हाँ इनसॉल्युबल पूल, उसको क्या बोलेंगे, रिटेंटेड, रिटेन रह जाने वाले, है ना, रिटेंटेड। तो ये अभी तो ऑर्गेनिक की चालू है ना अपनी, हाँ बिल्कुल, ये ऑर्गेनिक की चाहिए अपनी, तो ये रिटेंटेड है। देखो सेकंड इज रिटेंटेड, माइक्रो बोल रहा हूँ, एसिड सॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल पूल बोलते हैं, है ना, रिटेंटेड क्या बोलते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पूल। तो देखो साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द एसिड सॉल्युबल पूल, साइंटिस्ट ने हजारों कंपाउंड देखे, बोलते कितने देखे, फिल्ट्रेट नहीं पढ़ना है अपने को तो कुछ ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये नहीं याद करना, ये क्या याद करेंगे, साइंटिस्ट ने हजारों देखे, ये नहीं याद करनी, बस उतना ही जो हाईलाइट करते चलता है ना उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दो बस। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट how to analyze a compound living tissue sample and identify a particular organic compound। अब तुम बोलते हायर क्लासेस में जब जाएंगे तो जब देखेंगे कि you will learn about how to analyze a living tissue, किसी लिविंग टिश्यू को कैसे एनालाइज करें, है ना,
सैंपल एंड आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसमें कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद है वो कैसा ढूंढे, है ना, ये देखेंगे बोलते बाद में तुम। इट विल सफिश टू से हियर दैट वन एक्सट्रैक्ट द कंपाउंड्स। अब देखो यहाँ पर कितना काफ़ी अपने लिए, इफ़ यू सफिश टू it will suffice to say here that one extracts the compound, then subjects the extract to various separations techniques till one has separated a compound from all other compound। अपने को इतना बोलना काफ़ी है कि भाई अगर कोई सेपरेट कर रहा है कंपाउंड को तो क्या करेगा, किस तरीके से सेपरेट करेगा, सारी चीज़ें करके एक कंपाउंड को पर्टिकुलर तुमने सबसे अलग कर दिया, इसका मतलब सेपरेशन हो गया तुम्हारा। अभी अपन इतना ही बोल दिया तो काफ़ी है, वो एक्चुअल में ये चीज़ को रटना भी नहीं, अपने लाइन रटने की नहीं है, वो बता रहा है। अगर अभी अपने को समझना नहीं है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करेंगे, अभी तो अपने को ये देखना है ना कि कौन से कंपाउंड रहते हैं, तो अपने को बायोमोलिक्यूल में क्या क्या रहता है वो देखना है ना पहले। जैसे शुगर रहती, न्यूक्लिक एसिड रहता, DNA RNA, कार्बोहाइड्रेट रहता, प्रोटीन रहती है ना, फैट रहती है, तो ये देखना है ना। अभी तो अपने को ये नहीं मालूम है फैट को कैसा एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो क्यों देखेंगे अभी अब वही देखते बैठ गए तो फिर तो अपना इस साल तो पूरा वही देखने में चले जाएंगे। तो फैट तो उनको एक्सट्रैक्ट करना है, वो नहीं देखना है। अपन क्या बोल रहे हैं बस क्या उनको अपन ने सबसे अलग कर दिया, बस अपना काम यहाँ पर काफ़ी है। तो इट इज सफिश बोले तो यहाँ पर इतना काफ़ी है तुमको। से हियर इतना बता देना दैट वन एक्सट्रैक्ट द कंपाउंड, जो भी इंसान कंपाउंड एक्सट्रैक्ट करने को जाएगा, देन सब्जेक्ट द एक्सट्रैक्ट टू वेरियस सेपरेशन, तो फिर वो क्या करेगा, जो सब्जेक्ट है तुम्हारा, सब्जेक्ट एक्सट्रैक्ट जो भी चीज़ें निकाला ना स्लरी, उसको अलग अलग चीज़ों से सेपरेट करेगा और एक अलग अलग कंपाउंड निकाल के दिखाएगा। तुमने जैसे उसमें से न्यूक्लिक एसिड अलग कर दिए, देखो यहाँ तक कि जो स्लरी बनाने तक के सबके लिए सेम था, अब तुम आगे क्या बनाते वो अलग अलग तरीके से निकाल सकते, उसके अलग अलग मेथड्स है, वो अपने को नहीं पढ़ना है। अपने को इतना बोल देना है कि अपन ने क्या करे, किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड को सबसे अलग कर दे, काफ़ी हो गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट एक्सट्रैक्ट यानी उस एक्सट्रैक्ट को जो तुमने निकाले ना, उसको अलग अलग सेपरेशन के थ्रू गुजारेगा और उसमें से एक कंपाउंड को सबसे अलग कर देगा और उस कंपाउंड की स्टडी करेगा, समझे। Subjects the extract to various separation techniques till one has separated a compound from all other compound। तो इतना कर दिया, इसका मतलब अपना काम हो गया, ठीक है ना। सब्जेक्ट यानी बोलते हैं ना अपन जिसके ऊपर काम करते हैं ना उसको सब्जेक्ट बोल रहे हैं अपन, तो सब्जेक्ट यानी उसके ऊपर काम करेंगे। सब्जेक्ट एक्सट्रैक्ट नहीं देखो, जो एक्सट्रैक्ट तुमने निकाले ना स्लरी, उसके ऊपर काम करेगा, उसको वेरियस सेपरेशन टेक्निक से गुजारेगा और उसमें से एक कंपाउंड को निकाल के अलग कर लेगा, बाकी सारों को अलग, बस। फिर जिसको अलग करा, अब वो बाकी सारों में सब कुछ है लेकिन अपने को उससे मैटर नहीं, लेकिन जिसको अपने अलग कर लिए ना उसके ऊपर स्टडी करेंगे, समझे। ऐसा तो ये बोलने की लाइन है, ये कोई अपनी पर्टिकुलरली एग्जांपल नहीं है, वो बता रहा इसके आगे क्या करना है। तो अपने स्लरी बना लिए थे, उसके बाद में क्या करे, उसको कई सारे टेक्निक से गुजारे, जैसे उसमें से कभी क्या करे अपने, फिर वो एसिड सॉल्युबल फूल में से अपने न्यूक्लिक एसिड अलग करे या फिर उसका सेपरेशन का तरीका अलग है, बाकी सारे क्या है वो अपने को टेंशन नहीं, बस न्यूक्लिक एसिड अलग करना मकसद था तो उसका सेपरेशन का तरीका अलग होगा। अगर अपने को फैट अलग करना है तो उसका सेपरेशन का तरीका अलग है, प्रोटीन अलग करना है उसका तरीका अलग है, तो ये सारी चीज़ें इससे रहेंगी, ठीक है ना। तो बस ने बताया, बस एक चीज़ निकाल लिया उससे स्टडी करे बस। तो ये कोई ऊपर ही 3-4 लाइनें ना बस समझने की है, वो याद नहीं करना है उसको। फ्रॉम ऑल अदर कंपाउंड, इन अदर वर्ड्स अगर अच्छे से बोले तो वन आइसोलेट्स एंड प्यूरिफाइज अ कंपाउंड, यानी किसी ने एक ने क्या करा, तुमने एक कंपाउंड को अलग निकाल, हाँ, वन आइसोलेट्स एंड प्यूरिफाइज द कंपाउंड, यानी उसने क्या करा है, आइसोलेट कर दिया, सबसे अलग कर दिया, उसको प्यूरिफाई करा। इतने बड़े लाइन का मतलब ये है। हाँ, ये है उसका मतलब। ये इतने लाइन का मतलब, इसका मतलब कोई मतलब ही नहीं है उसका, समझने के लिए याद करने वाला पॉइंट है ही नहीं वो, ठीक है। वो बता रहा है कि बस क्या कराएंगे, ठीक है। Analytical techniques when applied to the compound give us an idea of molecular formula and the probable structure of the compound। जब उसके ऊपर एनालिटिकल टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, तरीके लगाते हैं अलग अलग कि भी इसका क्या हो सकता है, ये कंपाउंड, जैसे तुमको कंपाउंड मिलेगा तो ना, अब तुमको कोई तुमने स्लरी निकाले तो तुम्हारे को क्या लगता है कि वो कंपाउंड तुम्हारे बोलना चालू कर देंगे, तुम उसको मारेंगे तो कूटेंगे तो, ऐसा है क्या कि मैं एसिडिक हूँ, मैं ये हूँ, ऐसा बोलेगा क्यों, मैं बायोमोलिकुलर, भाई मेरे को मत मारो, मैं न्यूक्लिक एसिड, ऐसा बोलेगा नहीं। उसका तो तुमको अलग अलग टेक्निक के जरिए 3D में मॉडल देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उसके ऊपर केमिकल रिएक्शन कराओ, ये कराओ वो कराओ, फिर एसिड है क्या, अल्कोहल है या फिर कोई दूसरी चीज़ है, एल्डिहाइड है, तो इस तरीके से करना पड़ेगा उसका ना। तो तुमने कितना भी मारते बैठेंगे उसको, अगर दिन भर भी कूड़े, जिंदगी भर भी मारते बैठे तो अपनी ज़बान खोलेगा नहीं, है ना। इंसान तो ये हो 2-3 मारे के ज़बान खोल लेंगे अपनी, वैसा नहीं है काम उसका, ठीक है ना। तो एसिड को, उस कंपाउंड को तुम कितना भी कूट लेंगे तो वो अपनी ज़बान नहीं खोलने वाला है, तुमको तुम्हारा नाम, उसका नाम नहीं बोलेगा, तुमको केमिकल के जरिए उगालना पड़ेगा उसको, केमिकल टेक्निक करे कुछ तो उसे समझ में आएगा कि वो जो कंपाउंड तुमको मिला वो एक्चुअल में है क्या। वो कोई बायोमोलिक्यूल है तो फिर वो न्यूक्लिक एसिड है, या फिर वो फैट है, या फिर वो कार्बोहाइड्रेट है, या फिर वो क्या हो सकता है, प्रोटीन है। तो इनके लिए तुमको अलग अलग टेस्ट करके उसको फाइंड करना पड़ेगा,
समझ में आ रही है बात? Yes. कुछ बड़ी बात बोला मैंने? नहीं। मैंने इतना बोला कि अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करके, देखो एनालिटिकल टेक्निक्स यानी एनालिसिस करना, मुशाहिदा करना, है ना, तो उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। व्हेन अप्लाई टू द कंपाउंड, जब हम उस निकले हुए कंपाउंड पे, उस कूटे हुए कंपाउंड पे जो अलग कर दिए थे वो, उस पर अप्लाई करेंगे, बोलता गिव एन आइडिया ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो हमको फिर उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला का आइडिया मिलेगा कि एक्चुअल में ये है क्या। जैसे देखो प्रोटीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग होता है, फैट का मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग होता, कार्बोहाइड्रेट का अलग होता, तो उसके बारे में मालूम पड़ेगा कि जब उसके ऊपर एनालिटिकल टेक्निक इस्तेमाल करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्या। तो ये सारी चीज़ें कुछ समझने वाली नहीं है, याद रखने वाली नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं आते रहते, समझ में ना। वो बता रहा है भाई ऐसा ऐसा करेंगे तब जाकर तुमको समझ में आएगा इसका स्ट्रक्चर क्या है क्या चीज़। तुमको तो मालूम नहीं है ना यार वो क्या है, तो तुम अलग अलग टेक्निक अपना करो, फिर बाद में तुमको मालूम पड़ेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की किस ब्रांच से आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की किस ग्रुप से आता है। हाँ बिल्कुल, चलो आई बात समझ। हाँ, ऑल द कार्बन, देखो अब यहाँ से चालू रहा, ठीक है, यहाँ तक तो अभी जनरल बातें थी, अब यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट चालू रहा, ठीक है। ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। तो जितने कार्बन के, देखो ऑल द कार्बन कंपाउंड, जितने कार्बन के कंपाउंड मिलते हैं, जितने भी अलग अलग तरीके, उनको सबको क्या बोलते हैं। अब ऊपर की लाइनें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने के लिए पढ़ लिए, ठीक है ना। यहाँ से इंपॉर्टेंट चालू रहा, देखो ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल। तो बायोमॉलिक्यूल बगैर और कार्बन के हो ही नहीं सकता, समझ रहे ना बात, बगैर कार्बन के बायोमॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हाँ बायोमॉलिक्यूल है ना, कहाँ चले गई लाइन। हाँ, हाउएवर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव आल्सो गॉट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। अब क्या ऐसा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनऑर्गेनिक एलिमेंट रहते ही नहीं करें। अब पानी तो इनऑर्गेनिक चीज़ है, तो अपनी बॉडी में क्या पानी रहता नहीं है। CO2 इनऑर्गेनिक चीज़ है, अपनी बॉडी में नहीं रहता ना, रहता, लेकिन ऑर्गेनिक चीज़ें जनरली अपने अंदर ही पाई जाती है, या रस में पाई नहीं जाती, फिर यहाँ बहुत कम मिलेंगी, ठीक है। तो अपने अंदर इनऑर्गेनिक चीज़ें रहेंगी, ठीक है ना। देखो हाउएवर लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो गॉट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इन देम, हाउ डू वी नो दिस। तो हम इनको कैसे देखेंगे। अब देखो मट्टी के अंदर तुमको प्रोटीन नहीं मिलने वाली, वहाँ न्यूक्लिक एसिड मिलते बढ़ेंगे तुम्हारे को, वहाँ नहीं मिलेंगे न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, फैट वगैरह अपने अंदर ही मिलेंगे। वहाँ तेल, मट्टी के अंदर फॉर एग्जाम्पल जो तेल निकलता तो बायोमॉलिक्यूल का जमकर ही निकलता, वो जो तेल निकलते हैं ना, तेल के कुएं खोदते हैं अपन, तो वो एक ऑर्गेनिक चीज़ है। हाँ वो ऑर्गेनिक चीज़ है, वो ऑर्गेनिक चीज़ नहीं है, असल में हाइड्रोकार्बन से, ऑर्गेनिक चीज़ नहीं बोलेंगे उसको, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे ना अपने, पेट्रोल डीजल वगैरह वो सारे हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो उतना डीप में जाओ मत, अपन इतना समझो कि इंसान के अंदर दोनों चीज़ें, ऑर्गेनिक भी इनऑर्गेनिक। लेकिन फिर ऑर्गेनिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा है। मैंने जैसा बताया ना कि पूरा इंसान जलाने पर सिर्फ इतनी अस्थि निकलती, इसका मतलब इतना पार्ट वो इनऑर्गेनिक था, ऐश, बाकी सारा ऑर्गेनिक। जो इतना बड़ा इंसान जल गया, 1 क्विंटल का इंसान जला तो अस्थि 30 निकलेंगे, समझे ना। तो इतना बड़ा इंसान जला, आधा किलो लकड़ियों में भी, लकड़ियों का भी इनऑर्गेनिक चीज़ ऐड होगी फिर उसके में, ऐसा मान लो इसमें ना। बाकी पूरा जो जल गया वो सारा ऑर्गेनिक पार्ट था उसका, ऐसा समझ लो, ठीक है। मशीन्स निकली तो डायरेक्ट राय की मिलती है अपने। हाँ बस, तो ये बात थी, आई ना बात समझ तुम्हारे। तो ऑर्गेनिक चीज़ जो है, ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिज्म दो चीज़ों का मिक्सचर है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी है उसमें, ऑर्गेनिक भी है, लेकिन मेजर ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक कम है, ठीक है। तो अगर अपने को मालूम करना है, वो जो मैंने तुमको पहले बता दिया कि अगर तुमको इनऑर्गेनिक चीज़ों की स्टडी करना है तो राग बना के स्टडी कर लो, खत्म। हाउ वी नो दिस, स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव, यानी तोड़ फोड़ जला वाला करके निकालना पड़े। अब यहाँ से यहाँ क्या कर रहे थे, डिस्ट्रक्टिव नहीं कर रहे थे, पूरे मॉलिक्यूल को तबाह कर दिए थे, जला दिए थे, पूरे नहीं जलाए थे, अपने कूटे थे, बस थोड़ा सा टुकड़े करे थे उसके, और अपन ऑर्गेनिक चीज़ों का एक्सट्रैक्शन कर लेते। लेकिन अगर हमको इनऑर्गेनिक चीज़ का एक्सट्रैक्शन करना है तो फिर डिस्ट्रक्टिव मेथड अपनाना पड़ा, तोड़ फोड़ वाली। तो तोड़ फोड़ नहीं, अपन एक्चुअल में चला ही देते उसको, एकदम तबाह करने वाली है ना। जलाना बोले तो खत्म ही कर देना है ना, सिंपल। तो डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट्स हैज़ टू बी डन। क्या है वो एक्सपेरिमेंट, वन वेट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू। अगर कोई एक है, थोड़ा सा मास है लिविंग टिश्यू का, से अ लीफ और लीवर हो, है ना, तो 1 वेट्स बोले तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 1 वेट्स यानी कोई थोड़ा सा मास है ना। 1 वेट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, यानी किसी के पास में अगर थोड़ा सा मास है लिविंग टिश्यू का, से अ लीफ है, कोई लीफ है या फिर लीवर है या फिर, एंड दिस इज कॉल्ड वेट वेट, उसको क्या बोलते फिर वेट बोलते हो। 1 वेट्स, किसी के पास में थोड़ा सा वजन है लिविंग टिश्यू का, तो एक्चुअल में वो क्या रहता है, वो वेट रहता है, उसमें पानी रहता है ना, तुमने पता थोड़ा गीला रहेगा ना, वो गीला रहेगा, वेट। हाँ तो उसको वेट बोलेंगे। जैसे तुमने लीवर उठा लिया, इंसान का निकाले, हाथ डाले, इंसान का निवाल निकाले और ऐसा पकड़ लिया हाथ में, तो ये तुम्हारा क्या है, वेट है, यानी इसका जो वजन है वो क्या है, गीला वजन है। इसमें वो चने वाला अपना क्या करता है, चने में पूरा पानी भर देता है, वो तो और ऊपर से वेट हो जाता है काम वो पूरा, तो वो अलग चीज़ हो गया। लेकिन जो जनरल ऑर्गेनिक चीज़ें रहती है ना, उसके अंदर एक्चुअली में पानी बहुत ज़्यादा रहता है, तो यानी मेजर पोर्शन तो उसका पानी रहता है, अपन बोलते हैं पानी है,
तरबूज खा लो, 95% पानी है उसके अंदर। इंसान के अंदर 70% पानी रहता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर ही। तो अपने अंदर जो वजन रहता है पानी का ही जाता रहता है, वही अगर निकाल दिया पुणे तो 70% तो वैसे ही कम हो जाता है। ठीक है, चलो। तो वो जल के उड़े जाते फिर हाँ, जलेंगे तो वो पानी उड़ जाएगा पूरा, वेपर बन के। बस पानी पूरा वेपर बन गया। अब देखो पानी तो 70% था, वो पूरा चलेगा। अब बचा 30, अब उसमें भी क्या है, ऑर्गेनिक कार्बन वार्बन डाले, फिर वो उसको डालो CO2 की फॉर्म में, फिर बचता है कितना इनऑर्गेनिक। समझ रहे हैं बात तुम? हाँ, बहुत कम बचता है। तो देखो एंड ड्राई, तो फिर क्या करेंगे अपन उस गीले, अगर अपने को इनऑर्गेनिक की स्टडी करना है तो पहले उसको सुखा लो। अगर तुम एक पत्ता ला के दिया किसी ने और बता के बताओ इस पत्ते के अंदर कौन से इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है या नहीं है, कैल्शियम है या नहीं है, पढ़े ना पुणे? मिडिल लैमिला, कैल्शियम पैक्टेट, याद है क्या नहीं कुछ? मिडल लैमिला कैल्शियम पैक्टेट। हाँ, वहाँ कैल्शियम पैक्टेट लिखा हुआ है। और एक और कैल्शियम क्या पढ़े पुणे, बोलो अभी फोटोसिंथेसिस में? कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, कहाँ पढ़े? कैल्शियम जो PS2 के पास में रहता है वो वाटर जब तोड़ते हो। नहीं, वो मैग्नीज था और क्लोराइड आयन थे वो। हाँ, मैग्नीज और क्लोराइड आयन थे वो, इसमें नहीं पढ़े। ठीक है, चलो। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या पढ़े फिर? हाँ, अरे हाँ, एनिमल किंगडम में पढ़े ना, कोरल से रहते हैं, कोरल लीफ। हाँ बिल्कुल। तो कोरल से क्या रहता? कैल्शियम कार्बोनेट निडारिया से उसकी वो है ना। बिल्कुल। तो थोड़ा चीज़ें देखो, थोड़ा ऐसा ट्विस्टेड पॉइंट है ना, कैल्शियम वो कार्बोनेट। सब कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना, कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना। कैल्शियम पैक्टेट अलग चीज़ है। तो कि पत्ते का, अगर भाई तंबाकू खाने वाले के अगर पत्ते में अगर चूना रहता था तो उसको फिर तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी ना चूने की। बोले तंबाकू भी इसमें, चूना भी इसमें ही, घोटा खा लो, है ना? तो वो अलग अलग चीज़ है। कैल्शियम पैक्टेट एक अलग चीज़ है, कैल्शियम कार्बोनेट अलग चीज़ है। कैल्शियम कार्बोनेट चूना रहता है अपना, और कैल्शियम पैक्टेट जो मिडिल लैमेला बना था ना, पढ़े थे मिडिल लैमेला? तो वो मिडिल, यहाँ ऐसा पूछ लेंगे। अब उसने मैदा पेयर दे दिया कि मिडिल लैमेला, कैल्शियम पैक्टेट, कैल्शियम कार्बोनेट, अब दोनों चीज़ें ली हुई है। अगर बच्चा बायोलॉजी का है तो फिर वहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे। अरे साला यार, अगर सिर्फ अपने बायोलॉजी पढ़े तो कन्फ्यूज होना है ना अपने को, तो ऐसे पॉइंट तो पहले पकड़ना पड़ेगा ना अपने को कि कौन सी चीज़ है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, किस तरीके से बायोलॉजी के केमिस्ट्री वाले भी कहते हैं मिडिल लैमेला था क्या, कैल्शियम कार्बोनेट था, वही घूमता मिडल सभी लैमिला घूमते तो कैल्शियम पैक्टेट का रहता तो है। मिडिल लैमेला में कैल्शियम पैक्टेट रहेगा, और कैल्शियम कार्बोनेट अपन ने बायोमोलिक्यूल्स में उसमें पढ़े, एनिमल किंगडम में, है ना, कोरल रीफ्स। वो तो कैल्शियम कार्बोनेट उसकी बॉडी पूरी बनी हुई है ना। से चूना लगाते हैं, हाँ। तो उसके अंदर कुछ केमिकल ही रहता है कि एसिड लगाते हैं? असल में देखो, वो जो कैल्शियम कार्बोनेट रहता ना, वो चूने के पत्थर रहते, जमीन से निकालते उसको, फिर उसको गर्म करते, फिर प्रोसेसिंग करते, फिर बाद में उस चूने को पानी में मिलाते और वो तंबाकू में लगाते हो। तो क्या होता है उससे नशा? होता है क्या, वही पूछ रहा हूँ मैंने, केमिकली कुछ होता है क्या, ऐसे लगाते शौक के? वही थी, क्या बोले, क्या मसला है उनका, अपने को एक्सपीरियंस नहीं ना उसका भी, तो अपने को समझ में आ रहा है थोड़ा सा, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा उसके बारे में। ठीक है, चलो। लेकिन वो फायदेमंद रहता, चूना बोले तो अच्छा रहता अपनी बॉडी के लिए। चूना तंबाकू नहीं है, ठंडा होता चूने की बात कर रहा हूँ। है ठंडा। अरे कैल्शियम रहता ना, वो बोन्स मजबूत होती हैं तुम्हारी उससे, तो पान खाना बहुत अच्छा रहता है, लेकिन तंबाकू का पान नहीं। ठीक है, तो यू समझ में। ऑल्सो गॉट इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड देम हाउ, तो अब कैसा करेंगे, तो स्लाइटली डिफरेंट है, बस डिस्ट्रक्टिव में अपना है अपने को। तो ड्राई वेट समझ में आया, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले उस गीले पत्ते को सुखा लेंगे, ड्राई हिट। अगर तुमको कोई बोलता है इंसान के बेस में का मेरे को इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट अलग करके दिखाओ, पत्ता है उसमें से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट अलग करके दो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ड्राई, उसको सुखा लो। ठीक है, ये क्या हो रहा, वन वेट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ लीवर। अगर तुम्हारे पास में कोई इंसान जैसे लीवर ला के देता है, जो कोई लीफ ला के लेता है, तो एक्चुअल में उसने क्या ला के दिया, उसने एक वेट ला के दिया, इसका मतलब गीला वजन ला के दिया तुम्हारे पास में। तो पता है वन वेट वही लाइन है वो, वन वेट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू। अगर तुम्हारे पास में कोई स्मॉल अमाउंट ला के देता है लिविंग टिश्यू का, अब इसको वन वेट बोले तो क्या है, इसका मतलब कोई रखता है, किसी के हाथ में है ना, ऐसा लेना पड़ेगा उसका। वन वेट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, या फिर ऐसा बोलो कि कोई वजन करता है, किसी लिविंग टिश्यू का वजन करता है कोई, ऐसा बोलो। अच्छा, चलो ऐसा बोलना सही रहेगा। अगर तुमने एक पत्ता लिया उसका वजन करे, या फिर लीवर ले लिया इंसान का लीवर, उसका वजन करे, कितना रहता है वजन, डिलीट हो सकता है ना, चलो 1.2 वैसा कुछ kg रहता है ना उसका लीवर का वजन अपनी बॉडी के अंदर जो रहता है। अच्छे से जलाने के वास्ते सुखाने का बोल रहे ना। हाँ, तो ये जो लाइन बोला ना, वन वेट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, एनिमल किंगडम वो नहीं पढ़े ना राजेशन, चलो कोई बात नहीं। तो वन वेट्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, तो अगर कोई इंसान वजन करता है लिविंग टिश्यू का, जैसे पत्ते का वजन किया या लीवर का वजन किया, तो एक्चुअल में उसने कौन सी चीज़ का वजन किया, उसने गीली चीज़ का वजन किया। उसने कौन सी चीज़ का वजन किया, गीली चीज़ का वजन किया। से अ लीफ और लीवर, दिस इज कॉल्ड वेट। तो उसको क्या बोलेंगे, गीला वजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गीला वजन। तो अपने को क्या करना है, उस गीले वजन को ड्राई करना है। जो गीला वजन है, जो भी गीली चीज़ है, उसको ड्राई करो, सुखाओ उसको पूरा। जैसे लीवर है, धूप में रख दो उसको 1-2 महीने के वास्ते, पूरा सूख जाएगा, उसके बाद में उसके ऊपर स्टडी करो, ऐसा बोल रहे हो। ठीक है, ऑल द वाटर इवेपोरेट्स, तो उसमें सारा वाटर उड़ जाएगा। पत्ता है, अगर तुमको जब ना लीवर की कहाँ स्टडी करते, पत्ते की कर लो, पत्ता लो, उसको अच्छे से सुखा लो धूप में, 2-3 दिन में सूख जाएगा खड़खड़। अब उसको जला दो,
सुखाने के बाद जला दो, क्योंकि गीला गीला चलेगा नहीं ना, अपन तो गीले जला देते, गीला भी जला देते चलता, लेकिन बेहतर क्या है सुखा लो फिर जला दो। सुखा लेंगे तो पानी तो वैसे ही उड़ गया, अब बचा क्या, सिर्फ कार्बन ही बचते ना फिर बायोमोलिक्यूल। 70% तो मास वैसे ही कम हो गया तुम्हारा, अब क्या बचता कार्बन, तो उसको जला दो, जलाने पे CO2 भी उड़ जाएगी, तो बचेंगे क्या फिर राख, वही राख क्या रहेंगी तुम्हारी, बोलो इनऑर्गेनिक चीज। समझ में आ रही बात? तो ऑल द वाटर इवेपोरेट्स, द रिमेनिंग मटेरियल गिव्स ड्राई वेट, तो फिर जो वाटर उड़ जाने पर क्या मिला तुमको, ड्राई वेट वाला। तो नाउ इफ द टिश्यू इज फुल्ली बर्न्ड, अगर तुम पूरी तरीके से टिश्यू को जला देंगे, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू गैसियस CO2, तो सारा के सारा जो कार्बन था वो जहां से आया था, एटमॉस्फेयर से CO2 से लिया था, उसी फॉर्म में उसको इवेपोरेट हो जाएगा वो, ठीक है, चले जाएंगे। और बॉडी में मौजूद जितना कार्बन है अपनी, ग्लूकोज में बोलो, बायोमोलिक्यूल में बोलो, DNA में कार्बन, हर जगह का कार्बन जो है वो CO2 के फॉर्म में उड़ जाएगा। समझ रहे हो बात? हाँ, तो फिर बॉडी में बच के जाएगा इनऑर्गेनिक चीज है। कार्बन जो भी था ऑर्गेनिक वो तो सारा उड़ गया ना, बचा क्या फिर इनऑर्गेनिक चीज है। एंड आर रिमूव्ड, व्हाट इज रिमेनिंग इज कॉल्ड ऐश, जो बच गया क्या है वो ऐश है, राख है। दिस ऐश कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, देखो ये इनऑर्गेनिक चीज रहती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो हड्डियां रहती है ना अपनी, उसमें क्या रहता है, कैल्शियम, हड्डियां जलती नहीं, देखी तुमने हड्डियां जलती क्या, हड्डियां जो रहती है, तुमने कभी देखे जमीन में से कभी खोदे तो हड्डियां निकलती है, क्यों निकलती है, ऑर्गेनिक चीजें तो ऑर्गेनिज्म ने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने खा लिया होंगी, हड्डियां क्या रहती है इनऑर्गेनिक, कैल्शियम भरे भरे था भरपूर, तो उसको नहीं खाते, वो भी थोड़ी बहुत पोकल हो जाती है, उसमें कभी ऑर्गेनिक चीजें खा लेते, इनऑर्गेनिक में कैल्शियम वगैरह रह जाता है, बोन मैरो ये वो चीजें खा लेते, हाँ वो सारी चीजें खा लेते, व्हाइट हड्डी निकलती, देखे क्या नहीं निकलती, तो यही बोल रहा हूँ। इसका मतलब फिर अगर किसी इंसान को जलाते होंगे ऐश में तो फिर उसके हड्डियों पे वो रहता है, हड्डियाँ भी रहती है और थोड़ा बहुत इसमें बहुत कम ही रहता है ना, गोश्त में बहुत कम रहेगा, हड्डियाँ में मेजरली कैल्शियम वगैरह अपना, हाँ वही ना, तो जो हड्डी में रहती है ऐश बोलो, बिल्कुल हड्डी वड्डी सब रहती है उसके अंदर। चल आया समझ में? तो दिस ऐश कंटेंट क्या रहेंगे उसमें बोलो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स आ रहेंगे। देखो इनऑर्गेनिक में क्या कहते हैं, सब कार्बन हाइड्रोजन छोड़ के अगर जितना भी है ना, ऑर्गेनिक में कौन से आएंगे अपने, कार्बन मेजरली 4, न्यूक्लिक एसिड, बड़े बड़े 4 है भाई, उसमें छोटे छोटे होते जाएंगे, न्यूक्लिक एसिड, उसके बाद में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स, इन्हीं के छोटे छोटे टुकड़े सारे मिला के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन जाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बायोमोलिक्यूल जो पढ़ रहे हैं ना, इन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो एलिमेंट पढ़ते हैं जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, है ना, ऑक्सीजन, तो ये सारे क्या आते हैं इनऑर्गेनिक में आते हैं, ठीक है। तो अगर कार्बन के साथ में रहेंगे तो फिर उसको ऑर्गेनिक में गिनेंगे, कार्बन के साथ में नहीं रहेंगे तो उसको ऑर्गेनिक में नहीं गिनेंगे। एलिमेंटल फॉर्म में जैसे सोडियम, पोटेशियम, तो ये सारे इनऑर्गेनिक चीज़ है, क्या है बोलो इनऑर्गेनिक। अगर सी देखो सी रहा कार्बन और CO2 भी खुद इनऑर्गेनिक चीज़ है, और सी देखो CH3 है और एक NH2 है, तो फिर क्या बोलेंगे उसको, कार्बन और हाइड्रोजन आ गया ना, ऑर्गेनिक बन गया। हाँ वो फिर कुछ भी रहा गया, चलता है। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन दोनों कंपल्सरीली होना, बगैर कार्बन और बगैर हाइड्रोजन के, जैसे CO2, तो CO2 अगर तुमको पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनऑर्गेनिक थिंग, CO2 क्या है, एक इनऑर्गेनिक चीज़ है, क्यों, क्योंकि उसमें सिर्फ C और O है, हाइड्रोजन तो नहीं है ना उसमें, कार्बन भी होना, हाइड्रोजन भी होना साथ, समझ रहे ना तुम बात, ठीक है। चलो जो फॉस्फेट, सल्फेट, देखो फॉस्फेट का फॉर्मूला अगर तुम लिखना चाहते हो लिख लो, SO4 2- है, क्या है SO4 2-। सल्फेट का फॉर्मूला, सॉरी सल्फेट का फॉर्मूला SO4 2- है, फॉस्फेट का फॉर्मूला PO3, हाँ PO4 3-। हाँ लिखा हुआ, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है साइड में, हाँ SO4 2- दिख रहा है, ये SO4 2-, ये फॉस्फेट है, PO4 3- सल्फेट है, बिल्कुल बिल्कुल, सल्फेट फॉस्फेट तो याद ही कर लो ना। देखो P वाला फॉस्फेट है, S वाला सल्फेट है, ठीक है। चलो आगे बात समझ। गिव्स एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग, देयरफॉर एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स, अब क्या करेंगे देखो, फॉस्फेट सल्फेट मिल गया, आर ऑल्सो सीन इन द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, तो ये सारी चीज़ें भी अपने को क्या में मिल जाएंगी, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में मिल जाएंगी, ठीक है। अब देखो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में क्या क्या आया था अपना, ऑर्गेनिक चीज़ें सारी, तो क्या इनऑर्गेनिक चीज़ें अटक गई थी वहाँ, नहीं, क्या क्यों अटकेंगी,
सॉल्ट वॉल्ट तो सारे आए थे ना, छोटी छोटी जितनी चीजें थी सब कुछ आई थी ना। इनऑर्गेनिक में देखो इसने क्या करा, अब यहाँ से वापस भाग गया पीछे के एक्सपेरिमेंट। एनसीईआरटी की लाइन यहाँ तक क्या के बारे में एक्सप्लेन करती है, तुम किस तरीके से इनऑर्गेनिक की चीज का एनालिसिस करेंगे। अब यहाँ से वापस कहाँ भाग गया, पीछे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड पर। अब वो बोल रहा वहाँ पर तुमने क्या करे, दो चीजें करे थे ना, एक तो एसिड सॉल्युबल पूल था, एक एसिड इनसॉल्युबल पूल। तो एसिड इनसॉल्युबल पूल में बड़े बड़े ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, न्यूक्लिक, हाँ मैक्रो मॉलिक्यूल, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन और फैट भी हालांकि है लेकिन इसमें आया था फैट, और क्या बोले कार्बोहाइड्रेट, बड़े बड़े स्टार्च वगैरह इस तरह, ठीक है, वो अटके थे, बाकी सारे नीचे आ गए थे। तो बाकी तो सारा नीचे आ गया ना, तो फिर इनऑर्गेनिक कहाँ गया, नीचे वाला इनऑर्गेनिक भी एसिड सॉल्युबल पूल में आ जाता है। नीचे आ जाता है। तो अगर वो पूछता है तुम्हारे को कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड इनसॉल्युबल पूल, तो क्या बोलना पड़ेगा, एसिड सॉल्युबल पूल में, नीचे आ गया ना। हाँ, देयरफॉर एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ inorganic compounds like sulfate, phosphate, etc are also present in acid soluble pool fraction। ये चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना, ये वाली लाइन है ना, इनऑर्गेनिक भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो समझ में ये बात। तो इतने पूरे पैराग्राफ में से ये पहली लाइन इंपॉर्टेंट बहुत सारी है। कौन सी वाली, ये कौन सी, देखो क्या, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक सल्फेट, फॉस्फेट, ये सारी चीजें कहाँ में रहते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल में। अगर अपने लीवर को फूटे तो उसकी बात बोल रहा ना, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, लिवर को जरूरी नहीं, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अपने मोटर पिस्टन में कूटे तो उसमें दो चीज़ें अलग होंगी, एक तो एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड इनसॉल्युबल पूल में बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल चल जाएंगे, बाकी सारा इसमें आ जाएंगे। तो बाकी सारे में माइक्रो भी रहेंगे और इनऑर्गेनिक चीज़ें भी रहेंगी। माइक्रो मतलब छोटे छोटे, जो छोटे छोटे रहेंगे वही इनऑर्गेनिक चीज़ रहेंगी क्या? नहीं, ऐसा किसने बोल दिया छोटे छोटे इनऑर्गेनिक चीज़ें रहेंगी? नहीं, इनऑर्गेनिक बोले तो अलग ही हो गया ना, जिसमें कार्बन नहीं है, जैसे सोडियम, NaCl, नमक है, तुम्हारी बॉडी में नमक नहीं है क्या, नमक तो है ना, वो इतना नमक खा रहे तो वो कहाँ जा रहा है पूरा, बॉडी में तो है। माइक्रोमोलिक्यूल ऑर्गेनिक ग्लूकोज भी नीचे आ जाएगा। हाँ बस बिल्कुल, ऑर्गेनिक भी सॉल्युबल में जा सकते हैं। हाँ बताया ना, माइक्रो बोले ग्लूकोज ऑर्गेनिक ही तो जाएंगे ना सॉल्युबल। देखो ऑर्गेनिक दो में पढ़े तुम्हारे, एक मैक्रो में एक माइक्रो में, ठीक है, ऑर्गेनिक दो में पढ़े थे ना, एक मैक्रो में एक माइक्रो में। मैक्रो में क्या थे, बड़े बड़े चार, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ठीक है, ये बड़े बड़े हुए। इन्हीं की जो छोटे छोटे कंपाउंड होते हैं ना, जैसे ग्लूकोज, इन्हीं के अंदर गए, मोनोमर नीचे चले हाँ जाएंगे, इनके मोनोमर नीचे जाएंगे, और उसी के साथ साथ इनऑर्गेनिक चीजें भी नीचे जो भी चली अपने टिश्यू में प्रेजेंट रहेंगी। तो बस। ऐश का इसी दिया था, मतलब एक बार नहीं, ऐश का क्या दिया था उसने, क्या एक अलग तुमको, अगर तुमको फाइंड करना है कि इनऑर्गेनिक चीज क्या क्या है करके, तो वो उसके लिए था। अब लेकिन तुम जैसे ऐश में क्या करें, ऑर्गेनिक तो पूरा ही जला दी तुमने, चाहे वो बड़ा रहो, माइक्रो रहो, माइक्रो रहो, सब कुछ जला दी, सिर्फ बचा इनऑर्गेनिक। लेकिन जो उसमें करे तुमने, तो उसमें तो इनऑर्गेनिक कहीं गए नहीं ना, तुमने अभी लीवर कूटे, तो इनऑर्गेनिक चीज भी तो था, लीवर के अंदर इनऑर्गेनिक भी था, तो फिर वो कहाँ गया, तो वो तो बताना पड़ेगा ना उसको। तो वही बता रहा वो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक फॉस्फेट, सल्फेट, etc आर आल्सो सीन इन द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। वो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में पाया जाएगा, समझ रहे भाई। चलो, देयरफॉर elemental analysis gives elemental composition of living tissue in the form of hydrogen। तो इसलिए बोलते हैं, अब वो पहले वाले एक्सपेरिमेंट डबल पे आ गया, ठीक है ना। बस इनऑर्गेनिक के बारे में उतना एक पॉइंट बोला उसने कि जलाने का, अगर तुमको फाइंड करना है इनऑर्गेनिक चीजें क्या क्या है तो जला के कर लो, खत्म। बाकी अपना वही एक्सपेरिमेंट चालू है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड वाला, समझ में आ रही चीज। अगर इनऑर्गेनिक ऐसे भी तो फाउंड कर सकते थे आप मोटर और पिस्टन। नहीं, ऐसा नहीं फाइंड कर सकते, नहीं बोला ऐसा नहीं बोला फाइंड करने का। अगर वो पूछता है कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसीजर फॉर एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो तुमको बोलना पड़ेगा जला कर ही। एसिड सॉल्युबल में अपने ऑर्गेनिक उसने ये बोला कि यहाँ पर आ जाएंगे, आ जाएंगे बोला ना उसने, ये थोड़ी बोला। हाँ, ऑर्गेनिक चीजें दोनों चीजें ना उसमें, तो इसलिए बहुत मुश्किल है उसमें से करना, तो इसलिए बोला उसको जला कर ही सबसे सिंपल है, जला दो कर लो, खत्म। देयरफॉर जैसे देखो वो, जैसे अपन जाते हैं ना तो यूरिन टेस्ट कराते हैं अपन, ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो उसमें ऑर्गेनिक चीजें मालूम पड़ती है अपने को, इनऑर्गेनिक चीजें मालूम नहीं पड़ती। अगर इनऑर्गेनिक चीजें मालूम करने का तो उसका टेस्ट बहुत महंगा था, उसमें बहुत टेस्ट महंगा आएगा ना उसका। अगर तुम यूरिन एनालिसिस करना बोला, यूरिन में कौन सी इनऑर्गेनिक चीज़ है, तो यूरिन को ड्राई करो, सुखाओ, ये करो, कितना हेक्टिक पड़ेगा उसके अंदर काम, और बहुत ज़्यादा टेक्निकली कॉम्प्लिकेट होगा। ऑर्गेनिक में सिंपल है, ऐसा नहीं। उत्तर नंबर पढ़ो, तुम इतना समझ लो ना, काफ़ी समझ में आया तुम्हारे को इतना। चलो, देयरफॉर अब यहाँ से अपन चालू है। देयरफॉर एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हम ने जो एलिमेंटल एनालिसिस किए बोलते, एनालिसिस गिव्स elemental composition of living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, etc। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में अपने को ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ये टेबल दिया ना यहाँ पर उसने, देखो क्या बोला, लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट लिविंग टिश्यू। इनऑर्गेनिक चीज़ें क्या क्या रहती है,
अपन कन्फ्यूजन है इनऑर्गेनिक क्या रहता, तो ये इनऑर्गेनिक चीज़ है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर है, वाटर भी इसमें आ गया। NaCl, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट ये रहता है, देखो CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं अपन, ठीक है। NaCl नमक, फॉस्फेट और सल्फेट, ये सारी क्या चीज़ है, ये इनऑर्गेनिक चीज़ है। इसमें कहीं पर भी तुमको कार्बन और हाइड्रोजन साथ में दिख रहे नहीं, तो जिसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन साथ में नहीं रहे उसको क्या बोल दो, इनऑर्गेनिक बोल दो। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है उसने, देयरफॉर एलिमेंट एनालाइज अगर कर, एक बार बोल लो। देखो देयरफॉर एलिमेंटल एनालिसिस, अगर हम एलिमेंटल एनालिसिस किए कि भाई ऑर्गेनिक चीज़ में कौन से एलिमेंट है, कार्बन है या नहीं है, हाइड्रोजन है या नहीं, ऐसा करे। देयरफॉर एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स एलिमेंटल कंपोजिशन, तो फिर हमको क्या मालूम पड़ेगा कि भाई कौन से एलिमेंटल कंपोजिशन, यानी किस किस चीज़ से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना हुआ है, एलिमेंटल कंपोजिशन, हाँ ऑर्गेनिक टिश्यू बना हुआ है। एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म में मिलेगा, उसमें हाइड्रोजन दिख जाएगा तुमको, ऑक्सीजन दिख जाएगा, क्लोरीन दिख जाएगा, कार्बन दिख जाएगा, ठीक है, और बाकी सीधे चीज़ें भी दिखेंगी, वो आगे पढ़ने वाले, ठीक है ना, ऐसा बताया उसने। ETC, तो ये भी चीज़ लाइन याद करने वाली नहीं है यहाँ पर, कुछ बस उतनी ही चीज़ याद करो कि इनऑर्गेनिक कहाँ चल जाता है अपना, एसिड सॉल्युबल पूर्व में जाता है, उतना याद रखो बस, तुमको जितना बोलो उतना चलते रहो भी, ठीक है। ये 2 पैराग्राफ ऐसा भी बहुत ज़्यादा थ्योरी दिया उसने, कुछ बताने का तरीका एक्सप्लेन करा ना उसने, उससे अच्छा तो एक एनिमेशन का वीडियो चिपका के दे देता तो समझ में आता था अपने, ठीक है। चलो देखो, तो पता वेरी वेरी चलो ठीक है, देखो तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी अपनी को, है ना। हाँ कहाँ पर थे, वाइल एनालिसिस फॉर कंपाउंड्स यूज एन आइडिया ऑफ द काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब देखो जब हम एलिमेंट, देखो 2 तरीके का एनालिसिस है ना, एक रहता है एलिमेंटल एनालिसिस, यानी कौन से एटम प्रेजेंट है, एक कंपाउंड एनालिसिस कि भाई कंपाउंड कौन सा प्रेजेंट है, समझ रहे हो बात। एलिमेंट जैसे देखो कार्बन हाइड्रोजन ये एलिमेंट हो, कार्बन का कंपाउंड जैसे ग्लूकोज कार्बन का कंपाउंड है, तो इसको बोलेंगे कंपाउंड एनालिसिस। एलिमेंटल एनालिसिस में तुमने एक एक चीज़ देख रहे हो तुम, कार्बन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, तो ये एलिमेंटल एनालिसिस है कि तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ला के दे दिया, किसी ने फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक कंपाउंड ला के दिया, अब तुमको बता रहा है बताओ, जैसे मोबाइल है फॉर एग्जांपल, अभी मोबाइल किस चीज़ कौन से कंपाउंड नहीं पूछ रहा हो, उसके पार्ट नहीं पूछ रहा, इसको एकदम चूरा कर दो तुम और इसके तिनका उठाओ, उस तिनके के अंदर कौन सा एटम है बताओ बस, एलिमेंटल। अगर कंपाउंड पूछता तो मोबाइल देखो कवर है, स्क्रीन है, स्क्रीन गार्ड है, पीछे का ये बॉडी है, हाँ बॉडी है, उसमें चिप रहेंगी, उसमें सिम रहेगा, तो ये कंपाउंड एनालिसिस हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो कंपाउंड एनालिसिस एक अलग चीज़ है। एलिमेंटल में फिर उससे भी नीचे चल जा रहा है कि एलिमेंट कौन से बता दो बस, हाँ एलिमेंट, हाँ बिल्कुल। तो एलिमेंट समझाने के लिए अपने को है ना, केमिस्ट्री हो तो अपन बायोलॉजी में केमिस्ट्री की टर्म में लेके चले तो फिर तो बहुत पूरा भागता है सब, समझना तो पड़ेगा उसको। कंपाउंड एनालिसिस एलिमेंटल का बोलते हैं, तो एलिमेंट बोले तो बहुत बारीक चीज़ पे चल जा रहा है, जैसे कार्बन हाइड्रोजन वगैरह पे, कंपाउंड पे यानी कंपाउंड देख रहे हैं कौन से है, ग्लूकोज है नहीं है, लिपिड है नहीं है, उसको बोले कंपाउंड एनालिसिस, ठीक है। तो पहले एलिमेंटल एनालिसिस करे तो क्या मिला अपने को, वो सारी चीज़ें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोराइड बोला ना, और ETC बोल दिया उसके साथ में। लेकिन अब क्या करें अपन, वाइल एनालिसिस फॉर कंपाउंड, अगर हम कंपाउंड को देखने की कोशिश करें तो कौन से कंपाउंड मिलेंगे अपने को, है ना। वो तो एलिमेंट मौजूद है, कार्बन रहता है, तो अपने को मालूम पड़ेगा। अब क्या करेंगे अपन, कोई फायदा है क्या उसका, नहीं। अपने को तो मेन ये मालूम करना है कि कंपाउंड कौन से रहते हैं, और क्या चीजें हैं। नहीं कार्बन तो एलिमेंट हो गया ना, कार्बन एक एलिमेंट हो गया। जैसे तुम्हारे को फॉर एग्जाम्पल मोबाइल का बनना है, डॉक्टर बनना है, मोबाइल का डॉक्टर बनना है, तुमको मोबाइल के बारे में मालूम होना कि इसमें चिप रहती है, इसमें सिम रहता, इसमें स्क्रीन गार्ड रहता, इसकी बैटरी रहती, तो ये सारी चीज़ें मालूम होना कि बैटरी कौन सी चीज़ से बनी है, प्लास्टिक से कि मेटल से, वो मालूम होना, वो भी मालूम होना के हिसाब से। लेकिन मेन चीज़ें ऊपर की मोटी मालूम होना ना। तो अपने तुमने ये देख लिया कि मोबाइल में 2 चीज़ें रहती है, एक प्लास्टिक एक मेटल, ठीक है, 2 चीज़ें बोल दी तुमने, प्लास्टिक मेटल रहता है, थोड़ा 2 बोल दिए तुमने, सिंपल ऐसा। तो ये प्लास्टिक मेटल जो बोल रहे हो तुम, वो क्या हो गया उसका एलिमेंटल एनालिसिस। बस कितना बताओ, मोटी चीज़ें नहीं, सिंपल बता दो कौन सी चीज़ से बना है, जैसे कार्बन हाइड्रोजन वो जो है ना उस फॉर्म में, तो वो। लेकिन मोटी चीज़ें मोबाइल में क्या क्या है, सिम भी है, स्क्रीन गार्ड भी है, उसके बाद में कवर है, उसके बाद में ये कंपाउंड हो गए। तो अपन ने एलिमेंट मालूम कर लिए, कार्बन हाइड्रोजन वो है, अब अपन कंपाउंड पर आ रहे हैं, किस पर आ रहे हैं अपन, कंपाउंड पर, ठीक है। हाँ बड़ी चीज़ है बिल्कुल, यानी उसी एलिमेंट से मिलकर क्या बना, जैसे ये प्लास्टिक और मेटल से मिलकर क्या बना, मोबाइल की बैटरी बनी, मोबाइल की स्क्रीन बनी, मोबाइल का सिम बना, एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बन रहे, तो उसके ऊपर आ रहे हैं। द काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट, तो व्हाइल एनालिसिस ऑफ कंपाउंड गिव्स एन आइडिया ऑफ, तो उसके बारे में हमको क्या मालूम पड़ेगा, द काइंड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलेंगे, फिर क्या मिलेंगे, और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे। कंपाउंड में देखें तो
प्रेजेंट इन द लिविंग टिश्यू, काय में मिलेंगे अपने को, लिविंग टिश्यू में। तो ये सारी चीज़ नॉर्मल बोले यहाँ से, ठीक है। यहाँ से अमाइनो एसिड से फिर अपने को याद करने का चालू हो जाएगा पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर बस वही समझा रहा अपने को। फ्रॉम अ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू वन कैन आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप्स लाइक अल्डिहाइड, कीटोन, एरोमेटिक कंपाउंड, etc। वो केमिस्ट्री वाले करते पड़ेंगे, अपन क्या करेंगे, है ना। तो वो केमिस्ट्री वाले करेंगे, बोलते हैं कि अल्डिहाइड है, कि कीटोन है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बट from a biological point of view we shall classify them into amino acid, nucleic acid, fatty acids, etc। अगर आप केमिस्ट्री वाले को तुमने वो लिविंग टिश्यू का वो ले जाके दे दिए, वो क्या बोले, अरे यार देखो इसमें एसिड मिला, अरे बाप रे इसमें एल्डिहाइड मिल गया, अरे तो अल्कोहल है, ऐसे बातें करेंगे। लेकिन अपने को बायोलॉजी बायो वाले, अपन तो बायो वाले, तो बायो वाले क्या करेंगे, अरे यार नहीं ये न्यूक्लिक एसिड है, नहीं ये तो फैट दिख रहा है, ये तो ग्लूकोज दिख रहा, तो ये बोलेंगे, इतना डिफरेंस है। यानी केमिस्ट्री वाले उसके स्ट्रक्चर में घूमेंगे, अपन उसके मोटे मोटे मॉलिक्यूल में क्या उसका नेचर है ना, वो ग्लूकोज है या फिर फैट है या फिर वो कार्बोहाइड्रेट है या फिर वो न्यूक्लिक एसिड है, अपन ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। तो बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है अपने को, न्यूक्लिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है या फिर प्रोटीन है या लिपिड है, इतनी 4 चीज़ें पढ़ना है बस। बाकी सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है ऊपर के प्रकार, जितने हाईलाइट करें बस वही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हाँ अगर एलिमेंट देखे तो कार्बन हाइड्रोजन मिलेंगे, कंपाउंड देखे तो ये ऐसी चीज़ें मिलेंगी, इनऑर्गेनिक भी मिल सकते हैं, ऑर्गेनिक भी मिल सकते हैं। बिल्कुल, ये याद करनी चाहिए। नहीं ये देखो, ये टेबल जो ऊपर का जो टेबल है, इसकी ट्रिक्स वगैरह है अपने पास में, वो दिखा दूंगा मैं तुम्हारे को, ठीक है ना। 0.3 है क्या ये लिविंग मैटर में क्या रहता है वो तो थोड़ा अपने को देखना पड़ेगा, है अपने पास इसके पास ट्रिक मैं दिखा रहा तुम्हारे को, अपनी नोट्स आई थी ना कल, उसके बाद ट्रिक्स बता दूंगा तुम्हारे। पता तो पूछता नहीं, जो पूछता ना उसके आगे का ये वाला जो टेबल है ना, ये वाले टेबल पे हर साल क्वेश्चन आता, जो आगे दिया हुआ है वो, इस पे नहीं, जो अभी जो पढ़ रहे वो 2 टेबल पे नहीं, कौन से एलिमेंट रहते हैं वो बहुत सिंपल है, कौन से क्या रहता है बस देखो, तुम थोड़ा एनालिसिस करो, देखो थोड़ा एनालिसिस करो, देखो सबसे ज़्यादा तुमको क्या दिख रहा है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या रहता है, मैंने क्या बोला, पानी, मैंने क्या बोला था, पानी। वाटर दिख रहा है तुमको, कितने % दिख रहा है वाटर, बोलो। देखो वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट ह्यूमन बॉडी, इधर जो है अर्थ क्रस्ट का वेट दिया, इधर ह्यूमन बॉडी का। तो देखो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कितना है, 35% ऑक्सीजन है, 65%, कितने %, 65% ऑक्सीजन ही है। 65%, क्योंकि 70 पानी क्या बोला तुम्हारे, 70% वाटर ही है, उसमें से हाइड्रोजन को थोड़ा सा निकाल दो, बाकी 65% क्या है पूरा ऑक्सीजन ही है। सही बात है इसका मतलब, तो 65% तो यहीं चले गए। अब बचा ही कितना फिर अपना 35%, उसमें भी हाइड्रोजन का भी निकलेगा उसके अंदर से, ठीक है। देखो फिर हाइड्रोजन 0.5% आ गया तुम्हारा, है बहुत ही कम है, 5% नहीं आया, 0.5% है। फिर कार्बन, उसके बाद देखो ऑक्सीजन के बाद दूसरे नंबर पे कार्बन आ रहा, दूसरे नंबर पे कार्बन आ रहा। तो ये पूछ लिया तुम्हारे को, क्या बताओ, अपन बायोमोलिक्यूल दिमाग में घूमते रहता, तो अपन क्या सोच लेते, बॉडी में सबसे ज़्यादा कार्बन होगा, ऐसा नहीं है। बॉडी में क्या है सबसे ज़्यादा, क्यों है उसका रीज़न देखो ना, रटने तो चाहिए क्या रीज़न, जाओ क्यों है बोलो, क्योंकि 70% पानी, और पानी में मेन क्या रहता, वजन जो रहता ऑक्सीजन का रहता। तो अपन पानी का और ऑक्सीजन का मिलाकर बोल रहे हैं ना। नहीं देखो, हाइड्रोजन का मास बहुत कम रहता। हाइड्रोजन का मास क्या रहता है, फॉर एग्जांपल तुमने एक बड़ा सा पहाड़, तुमने फॉर एग्जांपल गाड़ी, अपनी गाड़ी का वजन कितना है, उसके ऊपर धूल का वजन कितना है, उस तरीके का रहता है। तो धूल हो गई हाइड्रोजन, गाड़ी का वजन हो गया अपना ऑक्सीजन, ये रिलेशन ऑक्सीजन के साथ पानी ये वेट अपने बॉडी में ऑक्सीजन का या उन जो सांस ले रहे उसका है? नहीं, ये अपनी बॉडी में ऑक्सीजन है, ये अपनी बॉडी में पानी है। और पानी में मैंने क्या रहता है, पानी अगर तुम्हारी गाड़ी है तो उसमें तुम्हारे 2 चक्के लगे थे, पूरी गाड़ी का वजन और 2 चक्के, ऐसा मान लो पूरी गाड़ी का और 2 चक्कों का वजन, 2 चक्कों का वजन ही कितना रहेगा पूरी गाड़ी के बनिस्बत। तो अगर मैंने पूछा अभी मेरी गाड़ी यार बहुत भारी, बहुत हल्की हो गई, तो चक्के निकालने से हल्की हो जाएंगी गाड़ी, मैंने यार चक्के निकाल लिए दोनों भी, तो अब गाड़ी इतनी हल्की फील हो रही है, ऐसा उड़ ही रही गाड़ी, ऐसा बोलूँगा क्या मैं, नहीं ना, ये तो पॉसिबल ही बात नहीं है। क्योंकि मेन गाड़ी का वजन किस वजह से, ऊपर का रहता ना, तो पानी का वजन किस वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। हाइड्रोजन तो बस 2 चक्कों का काम कर रहे हैं, हल्के फुल्के चक्के हैं बस 2, ऐसा। तो इसीलिए अपनी बॉडी में जब मैं बोला 70% पानी है, तो उसमें से मेन कौन होगा फिर, ऑक्सीजन, समझे ना बात, मेन कौन होगा ऑक्सीजन है। तो ऐसा नहीं बोलेगा मैं 70% पानी बोल रहे, दोनों का मिला के बोल रहे, दोनों का मिला के तो बोल रहे अपन, लेकिन दोनों में भी ऑक्सीजन सबसे मेन है ना, 65% ऑक्सीजन नीचे ना उसमें भी, 0.5% हुआ है। हाँ देखो पानी का हाइड्रोजन कितना कम वजन, क्योंकि वो धूल के बराबर है, फिर चक्कू के बराबर वजन है उसका, तो बहुत ही कम रहता है उसका वजन, समझ में। ट्रक देखे ना, ट्रक के चक्के कितना वजन रखेंगे, कितना वजन रखेंगे ट्रक की बनिस्बत, अगर अपन देखें रिलेटिवली बहुत कम। तो वैसे ही है, अगर मैं बोला कि अपनी पूरी बॉडी का वजन पूरा पानी कंट्रीब्यूट करता है 70%, और फिर पानी में कौन है मेन, ऑक्सीजन, तो इसलिए सबसे ज़्यादा अपनी बॉडी में कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन, ऐसा। तो पहले नंबर पे ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पे कार्बन, खत्म बात, ठीक है। बाकी इसकी जो ट्रिक है अपन वो देख लेंगे बाद में, ठीक है।
तो ये तो याद रखो तुम, निग्लिजिबल। देखो अब सिलिकॉन अर्थ में भर भर के पाया था, देखो कितना दिख रहा है, 27% सिलिकॉन है अर्थ में भी। देखो अपनी बॉडी में भी ऑक्सीजन, अर्थ में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, इसलिए बोलते हैं ना अगर दुनिया से ऑक्सीजन हटा ली जाए तो दुनिया पूरी बिखर जाएगी। अर्थ में देखो ऑक्सीजन हटा लिए तो वाटर, पूरा समंदर तो सूख ही गए, हाँ। और अगर ऑक्सीजन हटा लिए तो जमीन के अंदर जितने ऑक्साइड है, जितने वो मिट्टी देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, वो सारा गए काम से, उड़ने लग जाएंगे, है ना। तो देखो अर्थ में 50% के करीब ऑक्सीजन ही है, और अपनी बॉडी में तो 65% ऑक्सीजन है, क्योंकि पानी है अपनी बॉडी में, है ना। और सिलिकॉन देखो दूसरे नंबर पे अर्थ में सिलिकॉन आता, सिलिकॉन देखे ना, वो उसके ऊपर वो प्लेटर रखते हैं अपन। अभी जो आ रहे हैं सिलिकॉन के वो आ रही, हाँ उस दिन लाके दिखाया था मैंने, मैं दिखा दूंगा। सिलिकॉन डॉल्स वगैरह भी आती है, एकदम वो एकदम चिकना सब्सटेंस, रबर जैसा रहता है, रबर जैसा। हाँ उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाँ बिल्कुल। ये तुमने देखे ना, पहले मट्टी के बर्तन क्यों आते थे, मट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते क्या नहीं, अभी भी आ रहे हैं, बोल रहे लोग कि भाई इस्तेमाल करो, तो क्यों करते भाई, मट्टी क्यों करते, प्लास्टिक के क्यों नहीं कर लेते अपन बर्तन खाना पकाने के लिए, क्यों करते बोलो ना, जल जाते, लेकिन मट्टी पिघलती क्या नहीं पिघलती। तो वही रीज़न है, सिलिकॉन बहुत ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट रहता है, वो पिघलते नहीं जल्दी, 3000 के ऊपर पिघलता है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग नहीं मेल्टिंग सॉलिड है ना, तो पहले मेल्ट होगा ना, तो मेल्टिंग पॉइंट 3000 के ऊपर रहता है उसका। एल्यूमिनियम का, अब तुमने देखे ना अपना जो पुलाव बनता है, क्या बनता है देख में, वो देखा क्या रहती है एल्यूमिनियम की, क्यों एल्यूमिनियम की बना रहे, प्लास्टिक की देख में क्यों नहीं बना ली, क्योंकि पिघल जाएंगे ना यार, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा रहता है एल्यूमिनियम का, इसलिए उसमें पकाते हैं, समझे। तो ये है, तो तुम क्या करो, अभी का तुमने इतनी चीज़ें याद रखना है इस पैराग्राफ से, 2 चीज़ें देखो, कौन था, एक सेकंड ना, देखो हाँ देखो, ऑर्गेनिक में क्या अपने बॉडी के अंदर 2 चीज़ें, एक तो तुमको सबसे ज़्यादा कौन है मेन, ऑक्सीजन है, दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है फिर अपना कार्बन, ये 2 मेन चीज़ें है ना। और उसी तरीके से अर्थ क्रस्ट में भी मेन कौन है, ऑक्सीजन ही है, दूसरे नंबर पे आ रहा है सिलिकॉन, कौन आ रहा है दूसरे नंबर पे, सिलिकॉन। रीज़न भी दे दिया मैंने, तुम्हें समझ में आया थोड़ा रीज़न, है ना। तो मट्टी में ज़्यादा क्या रहेंगे अपना सिलिकॉन, पहले पे ऑक्सीजन, दूसरे पे सिलिकॉन, ठीक है। अब चलो इधर चलो अमाइनो एसिड्स के ऊपर भी देख लेते, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं ना। हाँ ये इसका कुछ नहीं, इसमें क्या है, ये क्या याद रखेंगे तुम, सोडियम Na को बोलते हैं, Na+ को, पोटेशियम K+ को बोलते हैं, याद रखने का क्या, कैल्शियम Ca+2 को बोलते हैं, मैग्नीशियम +2 को बोलते हैं, ऑक्सीजन H2 को बोलते हैं। ये थोड़ा हार्ड फॉर्मूला है, थोड़ा इसके हिसाब से कभी पूछ लिया एक मरतबा, इसमें आया होता है इसका क्वेश्चन, ठीक है। चलो कंपाउंड्स NaCl CaCO3 PO4 3 और SO4 2-, ठीक है ना। तो ये जो नीचे के 2 है फॉस्फेट और सल्फेट, इसे कंपाउंड याद कर लो बस, बाकी सारी चीज़ें अगर नहीं आती तो वो भी याद कर सकते आप, ठीक है। चलो अब देखो इधर कि अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अमाइनो एसिड क्या रहते हैं बोलो, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग क्या है बोलो, तो कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप एंड एन एसिड ग्रुप। तो देखो सबसे पहले तुम समझो एसिड ग्रुप क्या रहता है ना, तो एसिड ग्रुप क्या रहता है एक्चुअल में तुम्हारा, ये रहता है एसिड ग्रुप COOH, इसको रट लो, हाँ H देता बिल्कुल, तो एसिड जो H देता उसको बोलते हैं, लेकिन अभी अपनी ऑर्गेनिक में क्या था, ये ग्रुप दिख गया, उसको क्या बोलेंगे अपन, एसिड ग्रुप, कौन था COOH। अगर मैं उसको खोल के थोड़ा सा बना लूँ तो ऐसा दिखना, देखो C, देखो C दिखेगा कार्बन, कार्बन तो मालूम है ना यार, इसको क्या बोलते बॉन्ड, इसको क्या बोलते हाँ डबल बॉन्ड, किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, और यहाँ OH, ठीक है। तो ये पूरा ग्रुप एसिड है, देखो ये पूरा ग्रुप। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है ये मालूम है तुमको, 4 बॉन्ड बनाता है, कितने बनाते हैं जनरली 4 के ऊपर बॉन्ड बनाते, तुमको कार्बन नहीं दिखने वाला, ठीक है। तो यहाँ कितने दिख रहे, 2 इधर, एक इधर, 3 और एक इधर बनेगा बीच में इधर। तो यहाँ पर आप कुछ भी बना सकता है, R का जनरल ग्रुप लगा दो R, तो H कुछ भी बना सकता है, ठीक है। तो अपन तुम अभी इतना समझो, ये जो जितना दिख रहा ना ग्रुप, इतने ग्रुप को अपन एसिड ग्रुप बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का क्या बोलते हैं इसको, एसिड। ये बात समझिए। चलो अब उसके बाद देखो ऑर्गेनिक, अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। उससे अब देखो अमाइनो एसिड के नाम में एसिड है, इसका मतलब एसिड ग्रुप के बगैर तो बन ही नहीं सकते हो। और एक अमाइनो ग्रुप बोल रहा तो NH2 की बात, हाँ बता, उसके बारे में आते हैं ना। देखो सबसे पहले तुम एसिड ग्रुप समझ गए, हाँ COOH को क्या बोलेंगे, एसिड ग्रुप, है ना। तो अमाइनो एसिड, तो अमाइनो आएगा और एक एसिड, अमाइनो ग्रुप एसिड ग्रुप, ये 2 चीज़ें तो कॉमन ही रहने वाली उसमें। तो देखो मैंने एक और पॉइंट पढ़ा तुम्हारे, कौन सा, कि कार्बन की वैलेंसी कितनी रहती है बोलो, 4। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4, 1 2 3 4। मीथेन गैस सुने, मीथेन गैस सुने ना, मीथेन में क्या रहता है, एक कार्बन रहता है बीच में, ठीक है, और CH4, तो इसका मतलब 4 बने, 4 बॉन्ड, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 4, किससे बनाया, बस ऐसे बीच, है ना, ऐसे ही रहता है ना कुछ। देखो ये तो 4 बॉन्ड बनाया कार्बन ने, बस खत्म, CH4 मीथेन। तो हमको क्या करना है, इसी मीथेन को रखना है, बस क्या करो, देखो इस हाइड्रोजन को हटा दो यहाँ से, अमोनिया लगा दो, NH2 लगा दो, इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। और
इस हाइड्रोजन को यहाँ चढ़ा दिया, फिर इसको रन दो, देखो इसको रन दो यहाँ पर हाइड्रोजन को, देखो इसको रन दो यहाँ पर, ठीक है। इस कोई भी हटा सकते हैं वैसा तो, लेकिन समझने के लिए मैंने ऐसा करा, ठीक है। इसको हटा दिया अपन ने, ये वाले हाइड्रोजन को हटा दिया बिल्कुल, सफ़ेद अस्थि से गायब, ठीक है, ये हटा दिया, और इस वाले को भी हटा दिया। तो अपने पास कितने बचे, C और H2, 2 हाइड्रोजन बचे अभी। अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लगा दे रहे क्या, एक एसिड ग्रुप। एसिड ग्रुप तो मालूम है ना, हाँ COOH, इसको बोलते हैं एसिड ग्रुप। और NH2 अमीन, समझ ना आप, तो NH2 को बोलते हैं अमाइनो ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, अमाइनो ग्रुप। NH2 क्या बोलेंगे बोलो, बस ये NH2 अमाइनो ग्रुप, ये 2 चीज़ें हैं बस, समझ में आया बात। तो ये बन जाता अपना क्या, अमाइनो एसिड, बस खत्म। इसमें अमाइनो ग्रुप एसिड ग्रुप खत्म, बस इतनी तो चीज़ है। हाँ अब देखो तीसरी चीज़ क्या रही थी मालूम, ये वैसा तो अमाइनो एसिड बन गया, लेकिन मेन फार्मूला क्या है अमाइनो एसिड का, कि ऊपर का जो हाइड्रोजन है अपन वो भी नहीं रखते, उसको भी धीरे धीरे करके निकाल ही देना है अपने को। इसके जगह भी कुछ और आ सकता है, बस इतना। अब इसके जगह कुछ भी जनरल ग्रुप आ सकता है तुम्हारा, ये जो R दिख रहा है ना यहाँ, ये जो इसको R दे दिया अपन R, तो ये R की जगह पे कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी H था, अगर H होगा तो भी कुछ ना कुछ तो बनना है ना यार, वो H रहा तो भी कुछ ना कुछ बनता है। अगर CH3 आ गया ऊपर तो और कुछ ना कुछ, यानी वो बदलते रह सकता है। ये जो है ना, ये वाला जो R है ना अपना, ये बदलने वाला ग्रुप, ऊपर वाला। बाकी बाकी सारी चीज़ें यहाँ सेम रहेंगी, बस इतनी चीज़ बदलेंगी, कौन सी, ये R। ये R क्या होगा अपना, चेंज होते रहेंगे बस। तो इस R को ध्यान में रखना है, इससे ही तुम्हारे अमाइनो एसिड अलग अलग चेंज होंगे। तो जितने 20 तरीके के अमाइनो एसिड बनते हैं उनके कितने, 20, बस 20 ही पढ़ना है अपने को, वैसे तो पूरे पढ़ना भी नहीं अपने को। इसके अंदर 20 तरीके के रहते हैं एक्चुअल में, कितने रहते हैं, 20 रहते हैं, बिल्कुल 20 तरीके के रहते हैं। तो उन 20 में फ़र्क क्या रहता है, सिर्फ इस R का फ़र्क है, बाकी सब सेम रहता है, बस R चेंज हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है, ठीक है ना। तो ये R पर से उसका नाम भी पड़ता है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों सेम है ना यार। तुमको अगर तुम जो नाम रखेंगे दोनों में डिफरेंस पर ही नाम रखेंगे, क्या फ़र्क है उसके ऊपर से नाम रखेंगे। तो जिस तरीके का ये R ग्रुप होगा उस तरीके से उसके नाम पड़ेंगे, समझे बात। जैसे देखो कुछ एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, जैसे देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया उसने, जैसे देखो यहाँ पर देखो, ये देखो तुमको दिख रहा है जो मैंने बताया NH2, देखो एसिड ग्रुप जैसे क्या होता दिख रहा है, देखो इधर गौर से, एसिड ग्रुप दिख रहा है, NH2 ग्रुप भी दिख गया, देखो एसिड ग्रुप दिख गया, ये 2 ग्रुप दिख डालो, ये 2 ग्रुप है तो इसका मतलब अमाइनो एसिड है। एसिड ग्रुप दिख गया, NH2 ग्रुप दिख गया, देखो उसमें एसिड तुम्हारे दिख रहे, ये 2 ग्रुप है तो वो अमाइनो एसिड की कैटेगरी में है। देखो बीच में 3 ग्रुप देखना है, बीच में कार्बन हो गया, देखो बीच में कार्बन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बीच का कार्बन और ये हाइड्रोजन और ये 2 ग्रुप, बस ये 4 चीज़ें देख लो तुम, तो अमाइनो एसिड आ ही जाता। फिर उसके अलावा जो फर्क रहता है उसमें कि बस इतना रहता कि ये जो तुम्हारी चेन है ना, ये बदलते रहती है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन, मैंने बोला हाइड्रोजन के साथ में भी बन सकता है ना, तो ग्लाइसिन हाइड्रोजन आया, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, जैसे CH3 आ गया एलेनिन, जैसे CH3OH सीरीन, समझ रहे हो बात, नहीं समझ में आ रही है। देखो उस पर अपने पैड पे लेते हैं, थोड़ा रुका दो इसको। तो देखो क्या बोले अपन ने कि अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एन अमाइनो एसिड ग्रुप, समझ में आया। फिर अमाइनो ग्रुप क्या रहता, एंड एसिडिक ग्रुप रहता एज सब्सटीट्यूएंट्स ऑन द सेम कार्बन, एज सब्सटीट्यूएंट्स ऑन सेम, अब सेमी कार्बन पे चिपके रहेंगे बोलते इधर में, है ना। दैट इज द अल्फा कार्बन, हेंस दे आर कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड्स। तो देखो जो पहला जिस कार्बन से मेन ग्रुप चिपके रहता है ना अपना, तो उसको अपन अल्फा कार्बन बोलते हैं, समझ रहे बात तुम। जैसे देखो यहाँ पर बता रहा, देखो तुम्हारे जैसे 2 कार्बन है, हाँ ये कार्बन तुम्हारा अल्फा कार्बन, क्योंकि एक ही चीज़ देखो मेन ग्रुप किसे, ये एसिड ग्रुप है, एसिड सबसे मेन रहता, तो जिससे चिपके हुआ है उसको अल्फा बोलो। एग्जाम्पल देखो, बीच में आ रहा उसको अल्फा बोलेंगे। हाँ देखो जैसे ये कार्बन है तुम्हारा, ठीक है। अब इससे तुम्हारा एक मेन ग्रुप चिपक गया एसिड, क्या चिपक गया, एसिड बहुत मेन चीज़ है, COH एसिड है, तो ये कार्बन है। अब ये बाजू वाला भी कार्बन इधर, ठीक है, यहाँ पर भी कार्बन है, ठीक है। तो ये जो कार्बन है अपना ये वाला, जिससे मेन ग्रुप चिपका है ना, कौन से कार्बन से, इस कार्बन से, तो इस कार्बन को अपन अल्फा बोलते हैं, इसके बाद वाले कार्बन को बीटा, उसके बाद वाले को अल्फा, हाँ ऐसा। तो अल्फा कार्बन क्या होगा फिर, ये क्यों बोले अल्फा, क्योंकि इससे सबसे मेन चीज़ एसिड चिपका हुआ है, क्या है, एसिड चिपका हुआ है, ठीक है। अल्फा भी समझ में आया, तो क्यों बोला था उसने, एंथेटिक लाइन समझाने की कोशिश कर रहा मैं तुमको, ठीक है ना। तो उसने ये बोला कि देखो कि एन एसिड ग्रुप एज सब्सटीट्यूएंट्स ऑन द सेम कार्बन, क्योंकि एसिड और दोनों भी सेम चीज़ पे चिपके हुए, इसलिए उसने बोल दिया द अल्फा कार्बन। एसिड और अमाइनो एसिड, देखो वही बोला, लेकिन जो अल्फा कार्बन बोल रहे क्यों बोल रहे, उसके मेन ग्रुप एसिड उसी कार्बन से चिपका हुआ है इसलिए, तो दोनों भी उसी कार्बन पे हो, दोनों भी क्या है, उसी कार्बन पे है ना। देखो अमाइनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप एंड एसिड ग्रुप
एज सब्सटीट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन, यानी दोनों भी सेम ही कार्बन पे चिपके हुए। बीच वाले। ऐसा नहीं है कि भाई अमाइनो ग्रुप कोई दूसरे कार्बन पे है, एसिड ग्रुप कोई दूसरे, ऐसा नहीं है। तो ऐसा ही क्या स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर COOH है तुम्हारा और यहाँ बीच में कार्बन है और फिर यहाँ NH2 ग्रुप है, नहीं ऐसा नहीं है, कार्बन से बिल्कुल नहीं। डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है ना वो, कि बीच में कार्बन है बस, डायरेक्ट यहाँ पर जुड़े हुआ है NH2। NH2। तो इसलिए बोल रहे हैं अपन कि दोनों के दोनों जो है अपने अमाइनो ग्रुप भी और एसिड ग्रुप भी दोनों भी सेम कार्बन पर है। हाँ, तो सब्सटीट्यूटेड यानी चिपके हुए हैं, लगे हुए हैं, या फिर किसी को हटाकर लगाए हुए। सब्सटीट्यूट करने का क्या बोलते बोलो? जैसे फॉर एग्जाम्पल पेन का ढक्कन है, इसको हटा दिया मैंने, कोई दूसरा पेन का ढक्कन लगा दिया, इसको बोलते हैं सब्सटीट्यूशन। तो सब्सटीट्यूट करे हुए क्यों बोले मालूम? क्योंकि वो जो बताया ना अभी तुम्हारे को मीथेन, तो मीथेन का एच हटाकर इनको लगाया, इसलिए बोल रहे हैं सब्सटीट्यूट बुलाते हैं। हाँ बस सेम कार्बन मतलब दोनों भी एक कार्बन। हाँ, खाने का सब्सटीट्यूट बोल रहे हैं, खाना नहीं खाया चलो सब्सटीट्यूट बुला लो, कुछ ऐसा कर लो, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो तो ये मैं और जैसे अल्फा कार्बन जो है जो बीच का है, तो उससे एसिड जो वो है, पर अपन नाइट्रोजन से भी वो अमाइनो एसिड से भी हमेशा अल्फा कार्बन ही जुड़ा रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो अल्फा कार्बन से दोनों एक्चुअल में जुड़ते हो। एसिड जुड़ा हुआ इस कार्बन से इसको अल्फा बोलते हैं, क्या बात है। एसिड जुड़ा हुआ इस कार्बन से इसको क्या बोलती है? अल्फा बोलते हैं। और उसी अल्फा कार्बन से नाइट्रोजन भी जुड़ा हुआ है। तो अपन इसलिए बोलते रहे हमेशा ऐसे रहेगा कि एक ही कार्बन से दोनों जुड़े हुए रहेंगे। अमाइनो एसिड में तो यही चलेगा तुम्हारा, कार्बन बीच का है उससे हमेशा एसिड भी जुड़ा है, NH2 भी जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर से कार्बन से NH2 जुड़ा जब नहीं बोलेंगे उसको अल्फा, अगर से कार्बन से हाँ, वो केमिस्ट्री है, फिर वो केमिस्ट्री है। फिर क्या देखो, अगर एसिड नहीं रहा NH2 रहा तो फिर भी उसको अल्फा बोल देते हैं, वो केमिस्ट्री है, वो लंबा इसमें से उसका इसमें ऐसा बोलो ना, इसमें ऐसा कोई केस आएंगे ही नहीं कि एसिड जुड़े हुआ नहीं है करके, हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेगा, क्योंकि उसके बगैर वो कंपाउंड ही नहीं बनता ना, उसकी डेफिनेशन ही है। मैंने बोला ना 3 चीज़ें तो उसमें होना ही होना, कार्बन सॉरी देखो कार्बन होना, ये होना, और एक लास्ट में हाइड्रोजन होना, बस। एक एसिड ग्रुप, पहला वाला है सबसे मेन एसिड ग्रुप, फिर दूसरा NH2 ग्रुप, और तीसरा ये। तो ऐसा मेन कुछ नहीं है, तीनों के तीनों कंपलसरी लिए ये होना ही होना है। इसके अलावा चौथा कुछ भी आ सकता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ होना, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं भी रह सकता करके, वो कुछ ना कुछ होना। हाइड्रोजन से चालू होती है, हाइड्रोजन, फिर CH3, फिर अलग अलग वो 20 बनते वाले, कितने बनते? 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बनते। तो ये 3 चीज़ें तो कंपलसरी लिए, और तुमको ऐसी कोई भी एग्जाम्पल नहीं मिलेंगी जिसमें एसिड दे दिया ये नहीं दिया कर, समझ रहे बात? चलो, तो अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप्स एंड एन एसिडिक ग्रुप as substituents on the same carbon, that is the alpha carbon, hence they are called alpha amino acids। इसलिए उनको अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं, ठीक है। चलो, they are substituted methane, ये लाइन थी वो, है ना। तो ये अगर पूछ लिया तुमको, ये बताओ जो तो फॉलोइंग कंपाउंड, जो तो फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सब्सटीट्यूटेड मीथेन, तो ये छोटी छोटी लाइन पूछी जाती है। अब उनको मालूम है ना कि कुछ बच्चे अब इतने टैलेंटेड हो गए, क्या बायोलॉजी पढ़ते, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे भी हो, तो ऐसे पूछिए तो पूछ लेते हो, फिर अटकाने के बाद अपन याद अपने क्या छोड़ने का, अपन याद करके पढ़ने का ना, ठीक है ना। क्या बोलेंगे उसको? सब्सटीट्यूटेड मीथेन्स बोलते हैं, किसको? अमाइनो एसिड्स को, क्योंकि मीथेन की तो हाइड्रोजन हटा के लगाए ना अपन ने। देखो मीथेन में 4 हाइड्रोजन हटे हुए लगे हुए थे, एक हाइड्रोजन हटाए एसिड लगा दिए, एक और हटाए अमाइनो ग्रुप लगा दिए, एक और हटाए R ग्रुप लगा दिए, एक जैसे कैसे रखे। उनको पता है बच्चे ऐसा पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं पता रहता? फिर 20 चीजें अलग अलग हो जाएंगी करके उनका नाम बदल जाएगा। तो अपने स्कोप रखते हो अपने लिए भी, ऐसा नहीं है कि भाई पूरे गैप कर देंगे तो बायोलॉजी हटा दी, केमिस्ट्री डाल दिया उसमें, ऐसा नहीं करेंगे हो। तो चीज़ें तो पूछना ही पड़ेगा ना, कोई भी पढ़ो, चाहे कैसे भी पढ़ो तो चीज़ें, लेकिन इससे यहाँ पर उनको स्कोप मिलता ना, यार थोड़ा छेड़ ले करके तलाश दे दे, ऐसा मजे ले लेते हो, ठीक है। चलो, तो दे आर 4, हाँ तो देखो देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप्स ऑक्यूपाइंग द 4 वैलेंसी पोजीशन। तो वही बोला, देखो देयर आर 4, 4 ग्रुप लगे हुए कार्बन की 4 जगह पे, 4 वैलेंसी ये नहीं जगह, कार्बन को हाइड्रोजन हटा के 4 जगह पर 4 लगाए ना ग्रुप, तो बस। तो दीज आर, देखो क्या बोला उसने, देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट, यानी 4 चीजें लगी हुई है। सब्स्टिट्यूएंट जो लगा हुआ है उसको बोल रहे हैं अपन, ठीक है। देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स ऑक्यूपाइंग द 4 वैलेंसी पोजीशन, जो कार्बन की 4 जगहों पे लगा हुआ है, बोलता हूँ। दीज आर, देखो क्या कह रहे थे, हाइड्रोजन है, कार्बोक्सिल ग्रुप, एसिड ग्रुप को कार्बोक्सिल ग्रुप भी बोलते हैं। एसिड को, हाँ, COOH को, यहाँ एक्चुअल नाम उसका कार्बोक्सिल ग्रुप, क्या नाम बोलो? कार्बोक्सिल ग्रुप किसको बोला? COOH को ही बोला उसने, है ना। अमाइनो ग्रुप किसको बोला? NH2 को बोला। एंड अ वेरिएबल ग्रुप किसको बोला? R, जो कुछ भी हो सकता है, H, CH3, CH2OH, और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वेरिएबल ग्रुप डिटरमाइंड
डिजाइंड एज आर ग्रुप। तो जनरली में क्या लिखते थे अपन मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के लिए उसको आर ग्रुप लिखते थे। इन जनरल अगर अपने को मॉलिक्यूलर फार्मूला बताने का है तो तीन चीज़ें तो सेम ही है ना, तो बता दो कार्बन COH, कार्बन NH2 और H लगा दो और एक आर ग्रुप लगा दो उसके ऊपर। तो अगर जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ लिया किसी ने तुमको, किसका अमाइनो एसिड का, तुम ये लेंगे कार्बन बीच में, यहाँ पर COOH ग्रुप, यहाँ पर NH2 ग्रुप, यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप और यहाँ आर ग्रुप, बस। ग्लाइसिन होगा ये तो। हाँ नहीं, यहाँ आर लगाना है, यहाँ पर ग्लाइसिन कैसे हो जाएगा, आर लगाना है। आर जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जनरल, ठीक है ना। तो आर में तुम बोल ही सकते हैं कि क्या है करके, है ना एक्चुअल में। आर कहाँ है, वहाँ आर कहाँ है, आर एक जनरल ग्रुप बोला मैंने कि जनरल ग्रुप मैंने आर लगाया, अभी कोई पर्टिकुलर ग्रुप नहीं लगाया। आर बोले तो मिथाइल नहीं छोड़ता ना। नहीं, ऐसा किसने बोल दिया मिथाइल होता कर क्या, आर तो कुछ भी हो सकता, आर कुछ भी हो सकता, आर बोले तो आर हिसाब से नाम पड़ेगा ना उसका। जैसा आर रहेगा वैसा एक्स यूज करते हैं मैथ में। हाँ, ऐसा एक्स यूज करते हैं फॉर एक्स, सपोज क्या बोले अज्यूम एक्स इज द, ऐसा तो वैसा आर है यहाँ पर। चलो ऑर्गेनिक में आर यूज करते हैं वैसे सपोज के लिए, ठीक है। देखो भी बोला बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर, तो जिस तरीके का आर लगा है देयर आर मेनी अमाइनो एसिड, अप्रोक्सीमेटली कितने 20। हाउएवर दोज विच अकर इन प्रोटीन्स आर ओनली ऑफ अ 20 टाइप्स। तो जो प्रोटीन में, हालांकि है वैसे बहुत, लेकिन जो प्रोटीन में मिलते जो अपने काम के वो 20 ही, कितने वो 20 ही है। तो अपने कितने की स्टडी करना है, 20 की, उसमें तो अपने को, हाँ ये तो पूछेगा। चलो भाई अगर उसने नहीं पूछा कौन से 20 है तो इतना तो पूछ सकता है, केमिस्ट्री वाले को भी पूछना पड़ता है कि कौन से 20 है करके। अपने को इतना याद रखना है अभी, VIP हॉल में DT करके, ठीक है उसकी बात। चलो 20 टाइप्स, कितने 20 है, 20 है ना, अलग अलग। वो आर ग्रुप पूछो करते चलो, 3 तो अपने को दिए हुए सिलेबस में, ये 3 तो याद ही करना है ना। कौन सी, ग्लाइसिन, एलेनिन, सीरीन करके। चलो यस, हाँ ठीक है, ठीक है। द आर ग्रुप इन दीज प्रोटीनिशियस अमाइनो एसिड। अब देखो प्रोटीनिशियस अमाइनो एसिड कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोटीन में पाए जाने वाले अमाइनो एसिड। प्रोटीनिशियस अमाइनो एसिड एक ही छूटते ना। नहीं, एक कैसे होंगे, अमाइनो एसिड वो छोटी सी यूनिट है जिसको जोड़ने से प्रोटीन बनेगी। तो मतलब ऐसी जो बड़ी चीज बनी है छोटों से मिलकर। हाँ तो ऐसा बोलो ना चलता ना, लेकिन ऐसा पर्टिकुलर डिफरेंट तो मालूम है ना तुम्हारे को। अगर तुमने अमाइनो और प्रोटीन को सेम बोल दिया तो फिर तो खतरनाक कॉन्सेप्ट हो गया ना। तो अमाइनो ग्रुप से मिलकर प्रोटीन बनेगी। तो हाँ, तो ये जो 20 जो पढ़ रहे हैं ना अपन, वो प्रोटीनिशियस है। इसका मतलब ये है कि यही इनसे ही मिलकर प्रोटीन बनेगी। ये प्रोटीन के बीच, हाँ ऐसा मतलब इसका। द आर ग्रुप इन दीज प्रोटीनिशियस अमाइनो एसिड बोले तो, यानी ये जो 20 प्रोटीनिशियस अमाइनो एसिड है जो प्रोटीन में पाए जाते हैं उनके अंदर कुड बी अ हाइड्रोजन। वो आर ग्रुप क्या क्या हो सकता है वो बता रहा हूँ कि इन प्रोटीनिशियस अमाइनो एसिड्स में आर ग्रुप क्या क्या हो सकता है। वो हाइड्रोजन हो सकता है, जैसे एलेनिन के अंदर अपन ने अभी पढ़े, जैसे ग्लाइसिन में अभी पढ़े अपन ने, है ना। बी अ हाइड्रोजन द अमाइनो एसिड इज कॉल्ड ग्लाइसिन। तो फिर क्या बोलेंगे उसको, ये चीजें याद करने वाली चालू होगी। आर हाइड्रोजन भी हो सकता है। हाँ अरे अभी तो देखे ना, ये क्या है, आर क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन। यहाँ पर आर क्या है बोलो, CH3। यहाँ पर आज क्या है, CH2OH। चलो देखो, तो अपन ने क्या बोले, तो सबसे पहले देखो ये आ गई अपनी चीज़ याद करने वाली, कौन सी, कि अगर हाइड्रोजन हुआ तो क्या बोलेंगे, बोलो ग्लाइसिन। अगर कोई दूसरा हुआ तो देखो, जैसे मिथाइल ग्रुप हुआ तो एलेनिन, ये भी अपनी वेंसेटिन दिया बाकायदा, एलेनिन। हाइड्रोक्सिल ग्रुप हुआ तो देखो, हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या बोलते हैं मालूम, OH लगेगा। एक बात सुनो से, हाँ बोलो, और ये आपको केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा है, केमिस्ट्री में आर बोले तो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल वहाँ तक होगा, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। आर बोले तो एक जनरल ग्रुप है। आर बोले तो अपने यहाँ पर ये समझना है कि जनरल ग्रुप वो कुछ भी हो सकता है, आर स्पेसिफाई नहीं है ना। एच भी बोल सकते हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है। चलो तो अपन ये बोल दिया, देखो अगर मिथाइल लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे उसको, एलेनिन। और हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी मिथाइल, हाइड्रोक्सी नहीं, हाइड्रोक्सी क्या को बोलते हैं, थोड़ी चीज़ें, कुछ चीज़ें याद कर लेने की अपने, यार पढ़ रहे तो देखो कौन सी वाली बोल रहा, देखो OH है, अगर OH क्या है, OH है, OH किसी चीज़ से OH लगा, जैसे कार्बन से OH लगा, तो इस OH को अपन हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। और जैसे देखो CH2OH बोला ना उसने, तो इस पूरे ग्रुप को, इसको मिथाइल, इसको हाइड्रोक्सी, मिथाइल हाइड्रोक्सी, तो हाइड्रोक्सी मिथाइल बोला उसने, है ना। जैसे ये वाला, ये क्या ग्रुप हो गया,
हाइड्रोक्सी मिथाइल। इसको हाइड्रोक्सी देखो OH अगर सिर्फ रहा तो उसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी, लेकिन CH2OH तो हाइड्रोक्सी मिथाइल होगा फिर। ज़्यादा नहीं आने वाला है यहाँ, बस यही कुछ बातें हैं, उसके आगे कुछ नहीं है। लिपिड विपिड में ज़्यादा इतनी बातें करता नहीं, बस यहीं पर थोड़ा सा है। तो एक तो अपन एसिड ग्रुप याद रखने को बोला तुम्हारे को, सबसे पहले मीथेन का स्ट्रक्चर, फिर कार्बन 4 वैलेंस रहती वो, फिर एसिड ग्रुप क्या रहता है COH, फिर उसमें अमाइनो ग्रुप क्या रहता है NH2, उसके बाद में हाइड्रोक्सी ग्रुप OH रहता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप OH, और CH2OH हाइड्रोक्सी मिथाइल। CH2OH क्या है बोलो, ये वाला क्या है, हाइड्रोक्सी मिथाइल है। तो देखो H रहा तो ग्लाइसिन, मिथाइल देखो CH3 को मिथाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप। तो अगर हाइड्रोजन रहा तो ग्लाइसिन, मिथाइल ग्रुप रहा R की जगह पे तो उसको एलेनिन, और अगर हाइड्रोक्सी मिथाइल रहा, देखो हाइड्रोक्सी बोले तो OH के जैसे हाइड्रोक्सी है, मिथाइल जैसा था वैसे। तो इसका H हटा के अपन ने देखो CH3 दिख रहा ना, इसका H हटा दो और OH लगा, समझे। देखो यहाँ पर क्या करे, देखो यहाँ क्या करे, देखो H था पहला, H तो H रन दिए, ठीक है, H को H रन दो, ठीक है। यहाँ पर CH3 था तो CH3 में क्या करे, CH2 कर दिए, एक हाइड्रोजन कम कर दिए, और उसके जगह क्या लगा दिए, OH लगा दिए। तो CH3 क्या बोल रहे थे, मिथाइल, इसको क्या बोल रहे थे, मिथाइल। तो इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सी, तो हाइड्रोक्सी मिथाइल बोलते रहे, क्या बोलते रहे, हाइड्रोक्सी मिथाइल, बस इतनी चीज़ ध्यान दो, ठीक है। ये क्या हो गया अपने, ये 3 हो गया R ग्रुप के नेचर पे। यानी प्रोटीन का अपन जो अमाइनो एसिड है ना उसको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई करें। सबसे पहले अपन ने कौन से बेसिस पे करे, नेचर ऑफ R ग्रुप पे। अगर हाइड्रोजन रहा तो ग्लाइसिन, और CH3 रहा तो एलेनिन, और CH2OH रहा तो सीरीन। मतलब बीच में ये 3 अभी दे दिया उसने। हाँ बिल्कुल, वहाँ के आगे की 3 अभी दे दिया, बिल्कुल ठीक है। 3 of the 20 are shown in the figure 9.1 बोल दिया, 20 में के 3 उधर पता है मैं बोलता। तो इन तीनों का कुछ भी पूछ सकता तुमको, है ना, इन तीनों के अंदर कुछ भी पूछ सकता कि बताओ इसमें ग्रुप कौन सा है, R ग्रुप कौन सा है, बताओ ये कौन सा है, इसका नाम क्या है। तो ये जो चीज़ें दी हुई है ना उसमें की, तो 3 तो तुमने देखो पूरी डायग्राम में 3 तो याद ही कर लिए, समझो पढ़े लेना उनके बारे में अच्छे से। हाँ ट्रिक गैस है उसकी, ठीक है, चलो गैस से याद रख लो तुम। अब देखो द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स आर इसेंशियली ऑफ द, देखो द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स आर इसेंशियली ऑफ अमाइनो कार्बोक्सिल एंड आर फंक्शनल ग्रुप्स। तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है ना बोलते हैं इनकी, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेंगी, 3 चीज़ों पे। क्या भाई, एसिड, अमाइनो एसिड्स, देखो द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड्स आर इसेंशियली ऑफ अ अमाइनो कार्बोक्सिल एंड आर ग्रुप। यानी वो क्या किस तरीके से काम करेंगे ना, तो उस पर डिपेंड करेंगे वो कैसे बने हुए। तो तुम्हारा देखो फॉर एग्जांपल अमाइनो मतलब NH2 कैसा है, एसिड कैसा है, और H बोले तो नहीं, उस कंपाउंड में जैसे कितने अमाइनो ग्रुप है, कितने एसिड ग्रुप है, कितने एसिडिक ज़्यादा है, ऐसा इसके ऊपर ये लाइन भी पूछ सकता है। केमिकल नेचर। तो देखो केमिकल एंड फिजिकल नेचर, जैसे तुम्हारा, अब तुम कैसा, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, अब कोई इंसान कैसा है तो कैसा डिपेंड करेगा। अब उसका एक क्या बोलेंगे, फिजिकली फिट है नहीं है, हाथ पर है तो बोलेंगे फिजिकली फिट है। केमिकल नेचर के भी उसका बिहेवियर कैसा है, बातचीत कैसा करता है, दिमाग ढंग पे है, जगह पर तो अच्छे से बात करेंगे, है ना, सलीके से बात करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो कोई भी चीज़ क्या रहेगा, कैसा बिहेव करेगा, तो उसके अंदर क्या है उस पर डिपेंड करेगा ना, सिंपल। तो अपन ने ये बोल दिया, देखो हाइड्रोक्सी मिथाइल ना, देखो क्या बोले, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स आर इसेंशियली ऑफ अमाइनो कार्बोक्सिल एंड द आर फंक्शनल ग्रुप। तो जो भी उनका जो कुछ भी नेचर दिखाते ना, वो 3 चीज़ों की वजह से दिखाते, एक अमाइनो ग्रुप की वजह से, एक एसिड ग्रुप की वजह से, और एक आर ग्रुप की वजह से। समझ में आ रही है बात। ये कार्बोक्सिल एसिड की वजह में एसिड, हाँ कार्बोक्सिल जो एसिड, हाँ बिल्कुल, कार्बोक्सिल को अपन एसिडिक ग्रुप बोल रहे हैं। तो कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज आती है। तो अमाइनो, कार्बोक्सिल एंड आर फंक्शनल ग्रुप की वजह से जो कुछ भी प्रॉपर्टी दिखा रहा हो वो इन तीनों की वजह से दिखा रहा है। एच की तो कोई प्रॉपर्टी, एच की वजह से क्या दिखा रहे हैं, एच तो एक सिंपल कंपाउंड है ना। देखो एसिड की वजह से एसिडिक प्रॉपर्टी है, तेजाबियत आई है ना, और NH2 की वजह से बेस आता है ना, बेस असास बेसिक नेचर आता। और जो आर ग्रुप है तो वो अलग अलग तरीके का हो सकता, नाम पड़ेगा। हाँ, तो उसकी वजह से अलग अलग नाम पड़ सकते हैं, अलग अलग कंपाउंड, एसिड भी हो सकता। अब आर ग्रुप में कोई एसिडिक ग्रुप आ गया तो फिर तुम्हारा ज़्यादा एसिडिक बन गया, तुम्हारा अमाइनो एसिडिक खुद एसिडिक बन जाता। फिर आर ग्रुप का कोई बेस आ गया तो फिर तुम्हारा अमाइनो एसिड बेसिक अमाइनो एसिड बन जाता है। क्योंकि देखो एक एसिड एक बेस है तुम्हारे पास, एक एसिड एक बेस है तुम्हारा, अमाइनो एसिड न्यूट्रल है अभी, ठीक है बात है, मान लिए। लेकिन अगर आर ग्रुप जैसा आएगा ना तो फिर वो डिपेंड करेगा कि अब जो फर्दर जाने वाला, आर अगर एसिडिक आ गया तो अमाइनो एसिड ओवरऑल एसिडिक हो गया, आर अगर बेसिक आ गया तो अमाइनो एसिड ओवरऑल बेसिक हो गया। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। मतलब जैसे ये चैन बढ़ रही CH3 CH2 CH2 की, तो ये तो बेसिक ही होने वाला नहीं, देखा जाए नहीं जरूरी है, CH2 की चेन में बेसिक का कोई नेचर ही नहीं नहीं है। देखो सुनो, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना बेसिक को इंडक्टिव, फिर देखे तो
नहीं वो उतनी खतरनाक केमिस्ट्री नहीं लगा रहे अपन यहाँ पर। देखो अभी सुनो, देखो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड कार्बोक्सिल ग्रुप देयर आर एसिडिक, देखो एसिडिक, इनको रट लेना है तुमको, सिंपल। देखो मैंने क्या बोला, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप है ना, कार्बोक्सिल ग्रुप। जैसे देखो, जैसे क्या बोलना चाह रहे हो यहाँ पर बताएगा उसने एग्जाम्पल अपने कुछ, यहाँ पर देखो जैसे नहीं दिया, यहाँ पर नहीं दिया एग्जाम्पल, ठीक है कोई बात नहीं। मतलब बेसिक वो तो बता मोबाइल है ना, मोबाइल देखो मैं तुम्हारा बता तुम्हारा समझा रहा था। मैंने क्या बोला, एक एसिड और एक बेस तो है उसके पास, न्यूट्रल है ना। एक एसिड ऐसा बोलो इंसान है, एक अच्छा एक बुराई है उसके पास, तो न्यूट्रल इंसान है। अब अगर बुराई बढ़ गई किसी में, है ना, इंसान है तो उसमें अच्छाई भी रहती है बुराई भी रहती है, दोनों चीज़ें। लेकिन किसी ने अपने आप को अपने आप पर बुराई को हावी कर लिया तो बुरा इंसान बन जाएगा, किसी ने अपने आप पर अच्छाई को हावी कर लिया अच्छा इंसान बन जाएगा। तो वैसे अमाइनो एसिड भी है, अमाइनो एसिड में दोनों ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप भी है, बेसिक ग्रुप भी है, और एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन तो ग्रुप में सही चीज़ है। तो मेन जो चीज़ें बदलने वाली कौन है, आर। तो आर अगर एसिडिक हो गया तो एक एसिड एक बेस तो पहले था, लेकिन आर और एक एसिड, अब तो एसिड कितने हो गए, दो। तो प्रॉपर्टी क्या होगी फिर, एसिडिक। आर अगर बेस हो गया तो बेसिक बस ये दो चीज़ें तो समझना है आपको। देखो देखो फॉर एग्जाम्पल पहले एग्जाम्पल दिया उसने एसिडिक वालों का ग्लूटामिक एसिड, तो तुम इसमें देखो ग्लूटामिक एसिड में देखो तुम क्या रहता, मतलब ये आर मतलब ये कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल ग्लूटामिक एसिड स्ट्रक्चर। आर बोले तो ये भी हो सकता है कि NH2 भी हो सकता है। हाँ कुछ भी हो सकता, देखो ना सुनो दिखा रहा ना अभी तुम्हारे को। NH2 रहेगा तो दो फिर NH2 हो जाएंगे, COH है तो फिर CH। सुनो पहले एक मिनट रुको, हाँ देखो कहाँ दिखा रहा हूँ, ये है देखो, देखो एक्चुअल में डायरेक्ट NH2 नहीं लगता उसको, देखो ये है तुम्हारा, देखो NH2 जैसे कि वैसे COH भी इसी को H भी ऐसा है। इस पूरी चेन में तुमको एक्स्ट्रा एक COH ग्रुप दिख रहा है, डायरेक्ट नहीं लगता वो, ऐसा नहीं कि भाई यही लग जाएगा। देखो ये दिख गया ना COOH, तो वो चेन एसिडिक हो जाती है बस। अब ये दो कार्बन तुम बोलेंगे ये दो कार्बन भी तो है, तो ये दो कार्बन का इतना ये नहीं है, ये आ गया ना बस उसमें, जरूरी नहीं कि भाई ये COH ही उसी को एसिड बोलते करके, इतना तो रहना चाहिए। अगर एसिड है तो ये तो रहना ही उसमें COH, समझे। तो ग्लूटामिक एसिड क्यों एसिडिक आ रहा, ओवरऑल एसिडिक क्यों बोल रहे, क्योंकि एक एसिड एक बेस तो न्यूट्रल था, लेकिन इधर का जो आया ना उसमें COOH करके उसने उसका एसिडिक बना दिया। हाँ वो एक एक्स्ट्रा एसिड हो गया ना, इसलिए उसका एसिडिक नेचर बढ़ गया, समझे। तो बना भी लेते हैं कंपाउंड, याद करना भूलेगा नहीं, तुम्हारी नहीं भी याद कर चलता लेकिन समझने के लिए बनाना, ठीक है। देखो उसमें COH एसिडिक ग्रुप है, एक NH2 भी है उसमें, तो इन दोनों से न्यूट्रल है और एक H है, तो यहाँ तो कोई मैटर नहीं रखता। लेकिन यहाँ जो चीज़ है कौन सी, देखो C और यहाँ पर COOH आ गया वापस से। और तो इस एक्स्ट्रा एसिडिक नेचर एसिडिक ग्रुप की वजह से देखो ये एक बेस ये एक एसिड को काट दिया है ना, ये एक एक्स्ट्रा एसिड आ गया, तो इस वजह से इसको एसिडिक अमाइनो एसिड बोल रहे हो, समझे। तो ग्लूटामिक एसिड क्यों एसिडिक हुआ, क्योंकि उसके अंदर एक एक्स्ट्रा एसिडिक ग्रुप आया, ठीक है। अब देखो ग्लूटामिक एसिड के बाद में देखो बेसिक कौन सी है, लाइसिन। एसिड मतलब एक एसिड एक्स्ट्रा आ गया बस बेस्ड ऑन दी, तो अपन क्या देख रहे हैं, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप देख रहे हैं ना अपन। तो देखो अमाइनो ग्रुप दो आ गए अपने कंपाउंड में, जैसे यहाँ पर है एक ही है, एक ही है नाइट्रो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप तो सॉरी एसिडिक ग्रुप दो हो गए, अमाइनो एक ही है, तो फिर एसिडिक बन गया। अगर अमाइनो ग्रुप दो आ जाए तो क्या बने, बेसिक बनेगा। तो उसकी एग्जांपल है लाइसिन, क्या है लाइसिन, स्ट्रक्चर ऑफ लाइसिन न्यूट्रल दिखा रहे ना वो भी, न्यूट्रल अपना ही है ग्लाइसिन जिसमें एसिड भी नहीं है, स्ट्रक्चर ऑफ लाइसिन अमाइनो एसिड। न्यूट्रल तो वैलिन दिख रहा हूँ, वैलिन वो भी आ सकते हैं, देखो दिखा रहा है, देखो स्ट्रक्चर देखो तुमको थोड़ा समझ में आता है, कहाँ है अपन, जैसे ये देखो ये, अब देखो ये पूरी चेन दिख रही लंबी सी, देखो एक COH ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पर ही दिखाते ना मोबाइल में, फिर क्या था इसमें क्या था, लाइसिन अमाइनो एसिड अपना, ठीक है। अब अगर तुम इसको गौर से देखें, देखो अगर इसको गौर से देखेंगे ना तो क्या दिखेगा तुमको मालूम, देखो जैसा अपन ने पहले बात करे थे कि एक COH ग्रुप और एक अमाइनो एसिड तो न्यूट्रल कर देंगे, ये तो न्यूट्रल ही। एक्स्ट्रा चीज़ क्या दिख रही है इसमें, ये देखो पर उठाओ इसको थोड़ा, ये दिख रहा है कुछ एक्स्ट्रा इसमें, तो ये देखो नीचे दिख रहा ना NH2, देखो ये और ये चीज़ न्यूट्रल कर दी रही इसको, ठीक है। और एक H तो कोई मायने नहीं रखता, तो ये जो पूरा अपना बाकी का ये हो गया पूरा R ग्रुप यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और उसमें जो मेन चीज़ दिख रही है वो क्या दिख रही है तुमको यहाँ पर अब NH2। तो इस NH2 की वजह से क्या बन जा रहे हो, बेसिक। लाइसिन क्या हो रहा है, बेसिक। ग्लूटामिक एसिड का भी ऐसी था, अपन देखे भी, चलो उसको भी यहाँ पर एक मरतबा देख ही लेंगे। चलो उसके आगे देखते, ग्लूटामिक समझ में आया था ना वैसा भी, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड भी हो गया। अब देखो और क्या बोले अपन ने फिर इस तरीके से, ग्लूटामिक न्यूट्रल एंड न्यूट्रल वैलिन। अब देखो वैलिन को न्यूट्रल क्यों बोल रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ वैलिन, स्ट्रक्चर ऑफ वैलिन लिखना ही पड़ेगा तो अपने कटवाएं, स्ट्रक्चर ऑफ वैलिन है ना।
अरे तुमको स्ट्रक्चर इसलिए दिखा रहा है थोड़ा समझाने के लिए, बस तुमको याद ही करना है, समझ रहे हो मेरी बात। देखो स्ट्रक्चर ऑफ वैलिन, ये देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर कितना, एक NH2 दिख रहा है ना, एक NH2 और एक COH, और यहाँ कहीं पर भी तुमको एसिड या कुछ NH2 दिख रहा है क्या नहीं, उसके अलावा कुछ दूसरा ही है ना, तो इसलिए इसको न्यूट्रल बोल रहे हो। तो ग्लाइसिन भी अपना न्यूट्रल है, वैलिन भी अपना न्यूट्रल है, समझ रहे, ग्लाइसिन वैलिन, ये देखो ग्लाइसिन में कुछ दूसरा दिखा नहीं, एलानिन भी अपना न्यूट्रल ही है, तो ये न्यूट्रल है तीनों के तीनों भी, ग्लाइसिन भी, वैलिन भी और एलानिन भी। पूछा है न्यूट्रल कौन वाघ करके इसकी ट्रिक है, वाघ, वाघ मालूम है ना, शेर को बोलते हैं अपन वाघ, नहीं नहीं, देखो एक एसिड एक बेस है ना, ये न्यूट्रल हो जा रहे हैं। हाँ एक दूसरे को न्यूट्रल कर दे रहे, COOH उसको नहीं, ये दोनों ये दोनों देखो, ये पूछ सकता है कि न्यूट्रल कौन से बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकता ना, तुमको ये पढ़ाया ना उसने, तो थोड़ा घुमा के पूछ लेगा। उसने क्या बताया, ये इन दोनों के अलावा एक एक्स्ट्रा एसिड है, जैसे देखो यहाँ पर ये दो दिख रहे हैं, NH2 और COH, कि इसके अलावा कोई, देखो ये R, देखो तीन ग्रुप तो सेम रहने वाले हैं ना, NH2 COH H, ये तीन सेम रहेंगे। इसके अलावा बस तुमको यहाँ देखना है, यहाँ कोई एसिड दिख रहा नहीं है, तो ये एसिडिक नहीं है। तो ये भी बेस, ये न्यूट्रल, हाँ लेकिन इसको अपन, इसका एक स्पेशल नाम है अल्कोहल, अल्कोहलिक अमाइनो एसिड बोलते हैं इसको। न्यूट्रल और एसिडिक भी नहीं। ये थोड़ा सा जन उसको कंफ्यूज क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट अल्कोहल ग्रुप है ना इसके अंदर, OH ग्रुप, इसको अल्कोहलिक अमाइनो एसिड बोलेंगे अब, ठीक है। तो एसिड बेस में क्या चेक करना है अपने को, सिर्फ इतना ही कि अगर यहाँ पर जो R ग्रुप है उसके अंदर अगर एक एक्स्ट्रा MH2 दिख रहा तो बेसिक, अगर एक COH दिख रहा तो एसिडिक, खत्म। दूसरों को देखो ही मत, ये R ग्रुप पे गौर करना है अपने को, मेन चीज़ किस पे गौर करना है, क्योंकि दूसरी चीज़ें चेंज ही नहीं होती है, तो उन पर डिपेंड ही नहीं करता अमाइनो एसिड, डिपेंड करता है R ग्रुप पे। तो R ग्रुप में अगर तुमको एक्स्ट्रा COH दिख गया तो एसिडिक बोल दो, R ग्रुप में तुम्हारे को अगर NH2 दिख गया तो उसको बेसिक बोल दो, और कुछ नहीं दिखा तो इसका मतलब न्यूट्रल, ठीक है। तो वाघ, कार्बन न्यूट्रल वाले वाघ है। हाँ वाघ है, कौन से देखो, ये दो एक और ये, ठीक है, एलिनिन, हाँ वैलिन, एलानिन और ग्लाइसिन, ठीक है भाई इतना ही है भाई बस। तो सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक, अपने को ये तो पता ही चल जाएगा ना, जो मतलब एसिड कौन सा बेस कौन से, तो हाँ वो तो ये बोला ना, COH दिख गया तो बेसिक, NH2 दिख गया तो एसिडिक, बस इतनी याद है चीज़, और नहीं आता। एक एक रहता है न्यूट्रल। उसको देखना ही नहीं एक एक को, बस तुमको R ग्रुप पे गौर करना है कि R ग्रुप कैसा आता, ठीक है। सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, एरोमेटिक भी, आप एरोमेटिक में करता है गोल गोल रिंग रहेंगी, एरोमेटिक में कैसे बेंजीन की जैसे रिंग रहेंगी, देखो बेंजीन पढ़े ना, बेंजीन जैसी रिंग रहेंगी ऐसी, क्या है अपना कंपाउंड, आ जाओ अपन NCERT पे अपनी, देखो ऐसी बेंजीन की जैसी कुछ रिंग रहेंगी, सुने तो होंगे बेंजीन क्या बोलते हो, देखो ऐसी रिंग रहती है, एक दो ऐसा, तो ऐसी रिंग दिख गई अपने को तो बेंजीन नहीं। तो रिंग से क्यों बोल रहा मैं, कि उसमें तुमको याद कराना लो ठीक से, इसलिए बोल रहा, ठीक है। ये रिंग है बेंजीन रिंग, मतलब बेंजीन के बारे में थोड़ा सुनेंगे नहीं, तो ये दिख गई तो इसका मतलब एरोमेटिक आता। जिस भी अमाइनो एसिड में अगर ये दिख गई तो इसका एरोमेटिक बोलते हैं, तो अपन समझ रहे हैं, बस इसको याद ही करना है, जैसे तुमको एसिड के एग्जांपल याद होना, बेसिक याद होना, न्यूट्रल की याद होना, ऐसा। अब देखो टायरोसिन, टायर में टायर कैसा रहता है अपना, गोल, तो क्या होगा फिर एरोमेटिक, समझ रहे तुम, टायरोसिन। उसके बाद में ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन है कि नहीं उसमें, क्या क्या देखो, फिनाइल एलानिन, फिनाइल एक्चुअल में देखो फिनाइल, अब देखो इसी बेंजीन में से H निकाल लिया तो क्या बनता है बोलो, इसलिए फिनाइल भी क्या हो गया, एरोमेटिक है ना, सीधी बात है। तो टायर से याद रहे तुमको, टायर, ठीक है, फिनाइल। अब देखो ट्रिप्टोफैन, फैन कैसा रहता है अपना, गोल गोल घूमता, बस समझ नहीं आती बात। फिनाइल एलानिन ऐसा बोल रहा है कि बेंजीन रूंगा नहीं, बेंजीन रिंग उस पर ऐसे ये ग्रुप बैठे हो, वो तक टेंशन नहीं है, बस अब बोलना है एरोमेटिक है, यानी R ग्रुप के अंदर इसमें कुछ ना कुछ एरोमेटिसिटी है, जो R ग्रुप है ना अपना, उसके अंदर कुछ ना कुछ एरोमेटिसिटी छुपी हुई है, जैसे उसमें कोई ना कोई एक बेंजीन रिंग होगी, उसका स्ट्रक्चर तो अपने को मैटर नहीं रखता ना, तीन ही स्ट्रक्चर याद रखना है तुम्हारे, किसके, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, बोलो बस अपने ये याद रखने का है कि मतलब न्यूट्रल कौन सा, हाँ बस ये याद रखना है, सिंपल, कोई ना कोई ट्रिक से इससे उससे ऐसा। तुमने बोला मैंने रटा दिया तुमको, एरोमेटिक है क्या, गोल गोल आएगा तो दो चीज़ें तो सिंपल नहीं हो गई, कौन सी, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, फैन गोल गोल घूमता है अपना वो। अब एक फिनाइल एलानिन याद रखना है हमारे को, हाँ फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, ठीक है। अंदर गोल क्या रहेगा समझो, ये सी बेंजीन रिंग रहती है, बेंजीन गोल, हाँ बेंजीन, हाँ बेंजीन रिंग तो गोल रहती है, तो इसलिए उसको एरोमेटिक बोलते हैं वो, ठीक है। चलो तो उसे याद रख लो बस, गोल गोल, एरोमेटिक में कुछ ना कुछ गोल गोल आएंगे। एरोमेटिक क्यों बोल रहे हैं, बेंजीन की वजह से, बेंजीन गोल रहती है, इसलिए जिसमें भी ऐसा अपने को थोड़ा गोल वाला फील आ गया उसको क्या बोलेंगे अपन, एरोमेटिक अमाइनो एसिड बोलते हैं, ठीक है। अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड्स इज आयोनाइजेबल नेचर ऑफ NH2। अब ये तुमको अच्छे से याद करना, ये पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये जो देखना है पर देखो, अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, तो ये तो एग्जांपल थी, तुमको ट्रिक भी मिल जाएंगे इसके, वो नोट्स में सब लिखे हुए मिल जाएगा, उसको रट लेना अच्छे से बस। देखो अब ये जो यहाँ से जो लाइन बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट, अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड इज द आयोनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 एंड COOH
ग्रुप्स हेंस इज इन सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट पीएच द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स चेंजेस। तो ये लाइन को अच्छे से याद कर लें। क्या बोला कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है बोलता अमाइनो एसिड की, क्या है बोलो, अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड इज आयोनाइजेबल नेचर, उसका आयोनाइजेबल नेचर। आयन मालूम है क्या बोलते हैं, आयन, जैसे क्लोराइड आयन, जैसे प्लस माइनस रहता है उसका आयन बोलते हैं। तो देखो एसिड के बारे में कुछ मालूम है तुमको, एसिड के बारे में, एसिड जनरली H+ दे देता, एसिड क्या करता है H+ देता। देखो अब इस कंपाउंड से H+ निकल गया तो क्या बचता है इसके ऊपर, OH-। माइनस तो ये जो दिख रहा है तुमको, देखो यहाँ पर ठीक है COOH, इसको H को प्लस के फॉर्म में निकाल दो, एक तुमने उससे प्लस निकाल लिया तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा माइनस, H+ निकल गया, और उस H+ को ले जाकर इसको दे दिया NH2 को, तो देखो NH2 है तो अब क्या बन जाएगा 3। देखो ऐसा रखो इसको, बस इतनी केमिस्ट्री आएंगी, इसके बाद में नहीं आएंगे इसमें केमिस्ट्री, बहुत हो गया इसका अब, ठीक है। झूठा रहा है। तो देखो ये NH2 है, ठीक है, तो यहाँ का H निकाले तुमने, कहाँ का, एसिड का, इसको ले जाके दे दिए, इस NH3 कर दिए इसको, तो इसके ऊपर प्लस आ गया, देखो यहाँ को तोड़े, O और H के बॉन्ड को तोड़े, तो O के ऊपर माइनस आया, H के ऊपर प्लस, उस H+ को ले जाके इसको दे दिए, तो NH3+ बन गया, एक H आने की वजह से H एक्स्ट्रा हो गया, NH2 से NH3 हुआ, और उस H+ वाला H था तो इसलिए उसको प्लस लगा दो। तो ये प्रॉपर्टी रहती है बोलते हैं इसकी अमाइनो एसिड की, कि वो प्लस माइनस में से थोड़ा उसमें आयन फॉर्म में रहता है। कौन सी फॉर्म में रहता है, आयनिक फॉर्म में। तो इसी प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं उसको, हेंस इन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड आ रही है, तो इसको बोलते हैं ज़्विटर आयन। नहीं ज़्विटर आयन बना सकता है वो, इसका मतलब क्या, और ऊपर के लाइन का ये प्रॉपर्टी बताया कि वो आयोनाइज हो सकता है ना अपने आप में, दोनों आयन, यानी ऐसा स्ट्रक्चर है तो जिसके पास में प्लस भी, जिसके पास में माइनस भी, खुद ही हो सकते हैं। खुद ही। जैसे जनरली कोई भी क्या रहता कि या तो प्लस बनेगा तो माइनस बनेगा, लेकिन अमाइनो एसिड एक ऐसी चीज़ है उसमें खुद में ही प्लस और खुद में ही माइनस है। तो ये अमाइनो एसिड पूरे ग्रुप को बोला गया। हाँ, पूरा ग्रुप ज़्विटर आयन फॉर्म करता है। ज़्विटर आयन में क्या रहेगा, ज़्विटर आयन में प्लस भी रहता है माइनस भी रहता है, दोनों चीज़ें साथ में रहती है, उसको बोलते हैं ज़्विटर आयन। समझे, इसका मतलब पर्टिकुलर ग्रुप क्या बोला। हाँ देखो, एक ऐसा ग्रुप जिसमें प्लस और माइनस दोनों आयन प्रेजेंट रहते हैं उसको क्या बोलेंगे अपन, ज़्विटर आयन। क्या बोलेंगे उसको, बोलो ज़्विटर आयन। देखो डेफिनेशन दिखा रहा हूँ तुम्हारे को, ज़्विटर आयन। और ये क्या है, तो फिर ये पता मैं तुमको, सुनो Meaning of Swiss अमाइनो एसिड relate ट्विटर आयरन आ गया अपना। दर्द है। अरे यार, ये क्या बोला, पीएच क्या बोला तुमको, देखो ये उसने केमिस्ट्री बताई थी, केमिस्ट्री रखना है तुमको, इतना याद रखो, बस दोनों छुपा दो, ये याद रखो बीच का। दिख रहा है उसमें एक ही कंपाउंड है जिसमें प्लस भी है माइनस भी है, दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा, बस। तो अपने को इसकी केमिस्ट्री में थोड़ी जाना है, तुम तो जो पूछेगा वो तुमको मैटर रखता है ना, उसकी केमिस्ट्री मैटर रखती नहीं। तो देखो क्या करना है तुमको, ये दिख रहा पूरा इतना पीले पीले में, तो तुमको क्या करना है, बस ये चीज़ याद रखना है। कौन सी, ये बीच वाली। देखो ये बीच वाला जो भी कंपाउंड है, इसमें क्या खास बात दिख रही है तुमको, कि एक ही कंपाउंड में दोनों हैं। एक ही कंपाउंड में बोलो क्या है, दोनों भी है, यानी उसी कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज भी है और उसी कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज भी। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एट अ टाइम हो, है ना, साइमल्टेनियसली हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, ज़्विटर आयन। बस, तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है, अपना एक अमाइनो एसिड ऐसे ही कंपाउंड है जिसमें एक ही वक्त में पॉजिटिव भी रह सकता है, एक वक्त में नेगेटिव। जैसे सोडियम है तो सोडियम में क्या रहता है चार्ज, Na+, नेगेटिव रहता है कि नहीं रहता। Cl है, क्या रहता है, माइनस, तो वो ज़्विटर आयन है कि नहीं। लेकिन ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें एक ही वक्त में प्लस भी हो और माइनस भी हो, उस कंपाउंड को अपन ज़्विटर आयन। मतलब क्या, प्रॉपर्टी ऑफ, तो वही बोला उसने कि एक प्रॉपर्टी है आयन जो अपना है ना, ये क्या बोलेंगे, अमाइनो एसिड्स की एक प्रॉपर्टी है। अ प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड्स इज द आयोनाइजेबल नेचर, उसका आयोनाइजेबल नेचर, यानी H+ दे देना, एक्सेप्ट करना, उसके अंदर चार्ज बन सकते हैं यार। जैसे मीथेन है, मीथेन की प्रॉपर्टी का आयोनाइज होना नहीं, उसके ऊपर चार्ज नहीं बनते, लेकिन अमाइनो एसिड में चार्ज बनते, प्लस भी डेवलप होता, माइनस भी डेवलप होता, तो उसकी प्रॉपर्टी है बोलता चार्ज बनाना। ऑफ NH2 एंड COH ग्रुप क्यों आती है, इन दोनों ग्रुप की वजह से, क्योंकि एसिडिक ग्रुप की वजह से H+ दे देगा तो माइनस आ जाएगा, और बेसिक ग्रुप H+ लेगा तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों की वजह से। हाँ, तो उतना तुमको नहीं याद रखे, तुमने इतना याद रखे क्या, ज़्विटर आयन कौन है, वो बोलेगा एग्जाम्पल देगा तुमको कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ज़्विटर आयन, ग्लूकोज, उसके बाद में और दे देगा तुमको फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ भी, ग्लूकोज दे देगा, लिपिड दे देगा, हाँ एक तो इसमें दे देगा, तो उसमें तुमको जो अमाइनो एसिड रहेगा वो क्या रहेगा, ज़्विटर आयन फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे ये एलानिन वैलिन ये सब ज़्विटर आयन फॉर्मेशन करेंगे, पूरे के पूरे अमाइनो एसिड ज़्विटर आयन फॉर्मेशन करेंगे। उसके बीच अगर वो पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन फॉर्म ज़्विटर आयन, दे दिया तुम्हारे को प्रोटीन में, सॉरी अमाइनो एसिड दे दिया और ग्लूकोज दे दिया, उसके बाद में सुक्रोज दे दिया और एक कुछ दे दिया लिपिड दे दिया, तो क्या बोलेंगे तुम, अमाइनो एसिड खत्म, बस यही क्वेश्चन आएगा तुम्हारे। वो प्रॉपर्टी क्या रहती है अपने को मैटर नहीं रखता इतना, ठीक है। और ज़्विटर आयन किसको बोलते हैं ये भी समझ में आया, कि एक ही एट अ टाइम उस कंपाउंड में जब दोनों आयन प्रेजेंट रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, ज़्विटर आयन, खत्म।
हाँ याद है। ये क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच स्ट्रक्चर